हाय सौरभ, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? सुपर एक्साइटेड आज के एपिसोड के लिए, क्योंकि इतनी फैसिनेटिंग इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप डील करते हैं, विच इज़ कॉस्मेटिक बिजनेस एंड सो मनी अदर ब्रांड्स दैट यू आर डीलिंग विद। आई एम श्योर आज का एपिसोड थोड़ा सा हैवी भी हो सकता है, बट विल ट्राई टू मेक इट मोर सिंपल फॉर द ऑडियंस कि वो इस इंडस्ट्री के नुआंसेस को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। एब्सोल्युटली, विद यू ऑल। ऑसम। तो पहले तो बात करते हैं आपकी फर्स्ट कंपनी जिससे आपकी सारी ये जर्नी की शुरुआत हुई, विच वाज कॉल्ड एज नेचर एसेंस, यस। राइट? तो नेचर एसेंस क्या थी, वो आपने कैसे शुरू की, एंड देन हाउ डिड यू एंडेड अप बिल्डिंग एंड सेलिंग इट एट अ मैसिव वैल्यूएशन? सो नेचर सेंस हमारी फैमिली का पहला वेंचर था। हमारे पिताजी की आर्मी में, हम एक सोल्जर थे उस वाली आर्मी में। एंड हमारे पिताजी ने फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ प्रोफेशनल लाइफ एंड प्रैक्टिकली नो मनी इन हिज हैंड बट लार्ज ड्रीम्स एंड अ वेरी एबल फैमिली टू बैक इट अप। उन्होंने वो ड्रीम स्टार्ट किया था 1998 में, और 50,000 की बोरोड कैपिटल से, वो भी मेरी माँ से लेकर, उन्होंने वो वेंचर स्टार्ट किया, जिसमें हम भी भागीदार थे इन टर्म्स ऑफ एफर्ट और उसके, बट ऑब्वियसली सारा ब्रेन चाइल्ड उनका था। एंड वो हमारे जनरल हैं और हम उनके सोल्जर्स हैं। और उन्होंने 2 बंदों से स्टार्ट करके करीबन 15 साल के अंदर उस कंपनी को करीबन 57 साल की उम्र में स्टार्ट करके 70 साल की उम्र में वो अपनी कंपनी बेची, करीबन 350 करोड़ में। एंड कितने करोड़ में? 350 करोड़। ये बहुत हल्के में बोल दिया आपने बात। अब वही है कि हल्का ही रहना चाहिए ये। 350 करोड़ में। और कंपनी तब बनाई जब कोई स्टार्टअप का दुनिया नहीं थी, जहाँ पर करेक्ट। इजी एक्सेस टू कैपिटल नहीं था। और 2 बंदे शायद, उन्होंने अपना जो पहला करोड़ किया उनको लग गए 4 साल। और उसके बाद में उन्होंने एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई, करीबन 145 करोड़ के टर्नओवर में करीबन 36 करोड़ का प्रॉफिट। जो आज की कंपनियां जो 500-500 करोड़ भी उठा लेती हैं, वो उस नंबर पे नहीं पहुंच पाती हैं, प्रॉफिट बिकॉज छोड़ो, उतने रेवेन्यू भी रेवेन्यू नहीं भी पहुंच नहीं कर पाती। पाती हैं। और जो उन्होंने कर दिया वो मतलब हैट्स ऑफ तो है ही है। And that too, he started at 57 years of 57 age. ईयर्स। Okay. एंड कंपनी थी क्या? नेचर एसेंस क्या करती नेचर है? सेंस बेसिकली एक स्किन केयर ब्रांड थी, जो बहुत कम पैसे और बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ बॉर्न हुई थी। मेरे पिताजी ने अपनी सारा करियर फार्मास्यूटिकल में बनाया है। फिर उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ के लास्ट 7-8 ईयर्स कुछ चुनिंदा अच्छी कंपनियों में बिताया, जैसे कि बायोटेक एंड शहनाज हुसैन में। एंड वहाँ पर उनकी एक ही ड्रीम था कि मुझे अपना मालिक बनना है। और आई थिंक वो ड्रीम आज बहुत बड़ा हो चुका है सारे यूथ के अंदर, कि उनको अपना मालिक बनना है। एंड उन्हीं से क्यों लेकर मैं भी अपनी एक मुहिम में चालू हूँ, जिसमें मुझे 101 को एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने हैं। एंड उस मुहिम में मैं अभी तक 9 कंपनियों को बर्थ दे चुका हूँ, और 19 कंपनियाँ पाइपलाइन में हैं, और 101 का आंकड़ा मैं अगले 1 साल में करना चाहता हूँ। और फिर हर 3 साल का एक जर्नी रहेगी, जिसमें हर बार एक बैच बाहर जाएगा और एक बैच अंदर आएगा। और पिताजी ने जो स्किन केयर कंपनी बनाई, ये बेसिकली स्टार्ट हुई रिटेल से। उन्होंने सपने बड़े थे, बट क्या होता है कि जब रिटेल में आता है, रिटेल इज़ अ रूथलेस वर्ल्ड। उन्होंने अच्छे प्रोडक्ट बनाए, बहुत स्पीड से उन्होंने मार्केट में डाले, और उतनी स्पीड से वो वापस आ गए। अच्छा। सो तब उन्होंने वो चीज़ करी जो कोई नहीं करता था उस समय पे। वापस किस लिए आ गए थे? क्योंकि डिमांड नहीं थी। बिजनेस डिमांड नहीं थी। बिजनेस आपके पास क्या होता है कि माल प्लेसमेंट सिर्फ एक स्टोरी है। आपका माल तो कोई भी ले लेगा, आप उधारी भी दे रहे हैं उसको। करेक्ट। बट माल बिकने के लिए बहुत सारे आपके ईंधन लगता है, उसमें समय लगता है ब्रांड बनने में। और वो कभी भी एक यंग एंटरप्रेन्योर के पास नहीं होता। यंग एंटरप्रेन्योर मतलब जो एक पेशेंस नया नहीं होती। एंटरप्रेन्योर होता है, उसका तो पेशेंस भी नहीं होती और कैपिटल भी नहीं होती है। करेक्ट। सो उस गलती के बाद नुकसान ज़रूर हुआ, बट लर्निंग भी बहुत अच्छी हुई कि आप उसके पास जाओगे जिसका पेट पहले ही भरा हुआ है, वो आपको कभी भी मान और सम्मान नहीं देगा। उसके लिए आप एक दूसरा एक डील हो, आप कोई स्पेशल नहीं हो। तो उन्होंने उस समय ब्यूटी पार्लर्स की जो लेडीज़ थी, जिनको आज से आप लगा लो 25-26 साल पहले उनको एक अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था उस समय, उनको एक मान दिया, उनको एक एजुकेशन दी, और एजुकेशन के मामले उनके फैमिलीज़ के अंदर घुसे वो, और उनको कई लेडीज़ को उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। अच्छा। सो वो मुहिम जो आज के डेट में पार्लर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन चुका है आपके हाई एंड इन्वेंट्री बेचने का। बट आज से 25-26 साल पहले
वो एक अनरिकग्नाइज्ड इंडस्ट्री थी, जिसमें बहुत बहुत बड़े बड़े घर की लेडीज़ उस समय काम नहीं करती थी, बट वो एक सर्विस थी जिसको हर को चाहिए था। इंडिया ओपन अप हो रही थी, इंडिया की कई विदुषियों को मिस इंडिया मिस वर्ल्ड के खिताब मिल रहे थे, तो सडनली एक ब्यूटी का एक ब्लॉसमिंग हो रही थी। एंड जैसे जैसे पैसा उस इंडस्ट्री में बढ़ता गया, अच्छे अच्छे घर के लोग भी आना शुरू हो गए, और आज ब्यूटी पार्लर वो एक इंडस्ट्री है कि अगर आप उसमें घुस गए तो आपकी ब्यूटी की ब्रांड अवश्य ही अवश्य बड़ी होगी, बिकॉज ब्यूटी पार्लर आपकी सिर्फ रीसेलर नहीं है, वो आपकी कंज्यूमर भी है। कंजम्पशन में क्या होता है कि माल अच्छा हो या बहुत अच्छा हो, वो वापस आने की उम्मीद कम हो जाती है, बट रीसेलर जो आज इतना बिजी हो चुका है और उसको हर रोज़ ही एक नई ब्रांड टारगेट कर रही है, उसके लिए आपका माल बिकने में उसका कोई योगदान नहीं है। वो अपना माल वहाँ लगा देगा, आप अच्छा पैसा देंगे तो आपको डिस्प्ले जगह पे दे देगा, बट माल का बिकना उसकी उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है, वो आपके ब्रांड की पुल की हिस्सेदारी है। वेराज एक ब्यूटी पार्लर की लेडी ने अगर आप पे हाथ रख दिया तो वो कंज्यूम भी करेगी और वो रीसेल भी करेगी, और इस लेडी को वो आदमियों के कंपैरिजन में वो आज भी इमोशनल रहती है, उस संबंध को बहुत मैटर देती है कि आपने उसका क्या रिलेशनशिप बनाया है। रादर देन एक आदमी के लिए सिर्फ पैसा ही रिलेशनशिप है, एक लेडी के लिए आपका तरीका बात करने का, आपका रिलेशनशिप, आप कैसे उनको एक एजुकेशन देते हैं, आप कैसे उनको मान देते हैं, सम्मान देते हैं, और क्या उनके बिजनेस के लिए ग्रोथ में देते हैं, तो उस बेसिस पे आपसे वो अच्छा रिलेशनशिप रखकर आपके माल को यूज़ भी करती है और बेचती भी है। और लेडीज़ की अच्छाई क्या होती है, उनको महंगा माल बेचना आता है। सो आप नॉर्मली देखेंगे जितने भी निश कैटेगरी प्रोडक्ट्स हैं उनको हमेशा बेचने वाली लेडीज़ होती हैं। जैसे आपके हाई एंड सूट्स हो गए, आपके हाई एंड लग्जरी आइटम हो गए, उसमें लेडीज़ होते हैं। आदमियों को क्या होता है, वो बहुत ही मोनोक्रोमेटिक होते हैं अपने सोच में, तो वो वॉल्यूम खेल सकते हैं बट उनको मार्जिन कमाना नहीं आता। सो दैट्स वेयर इफ़ यू आर अ न्यू ब्रांड, आपको हमेशा अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए विद लिटिल प्रीमियम आइटम्स, क्योंकि अगर आप मास में चले गए, मास में जाने के लिए खर्चे पूरे करने के लिए आपको बहुत माल बेचना पड़ेगा, और बहुत माल बेचने के लिए आपको बहुत कंज्यूमर चाहिए जो आपको इनिशियली नहीं मिलेंगे। सो जर्नी ऑफ अ ब्रांड विच इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू यंग एंटरप्रेन्योर्स इज़ दैट आप उसको एक अच्छा प्रोडक्ट दीजिए, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए, आउट ऑफ दी ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाइए, और आपको उसका भाव मिलेगा। और उस भाव को बेचने के लिए आप किसी लेडी को अपना डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर बनाइए, बिकॉज उनको महंगा माल बेचना आता है, वेराज एक आदमी को सिर्फ वॉल्यूम बेचना आता है। वो महंगा नहीं बेच सकता, वो जो जिसकी एक नेचुरल डिमांड है वो उसको हैंड ओवर कर देगा, बट वो डिमांड क्रिएट करे वो एक रेयरिटी होती है। तो जो आपने बोला कि उन्होंने, आपके फादर ने, उन्होंने पहले लेडीज़ को टारगेट किया कि वो ब्यूटी पार्लर्स के थ्रू सेल करने लगी, हाँ जी, हाँ राइट? जी, हाँ जी। क्या मॉडल था वो, मतलब हाउ डिड यू दे फिगर्ड आउट कि यार ये सही तरीका रहेगा? सो मॉडल यही था कि जैसे मैंने बोला कि आदमियों का जो रिलेशनशिप है वो एक तो बहुत कोरा होता है और रूथलेस होता है, कि अगर तो डिमांड है तो आप वेलकम हैं, डिमांड नहीं है तो आप हमारी दुकान से उतर जाइए। एक लेडी वो थी जिसको आज से 25 साल पहले अगर आप सोचेंगे, वहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी। आज आप किसी को जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं है उसको मान सम्मान दें, एजुकेशन दें और तरीका बताएं कि आपने कैसे बेचना है, तो वो अपनी जी जान लगा देती है। हमेशा मोहब्बत उससे करिए जो उसकी वैल्यू समझे, उससे आप मोहब्बत करेंगे जो आपको, जिसके पास 10 सूटर्स हैं या 100 सूटर्स हैं, वो आपकी मोहब्बत को अभी मान नहीं देगी। सो उस समय क्योंकि लेडीज़ को एक तो एम्प्लॉयमेंट कम था उनका, एक वो बिज़नेस में नहीं होती थी, प्लस वो घरों में बंद थी। हमारा कल्चर उस समय बहुत ही पीछे पीछे हुआ, मतलब पीछे नहीं कहूँगा, उस समय हमारी सोसाइटी वैसी थी, अभी भी रूरल एरियाज़ में अभी ऐसे भी ही है। वही है। सो उन्होंने ये देखा कि किसी घर में अगर पैसा आता है तो उस पर्सन का ओहदा उस घर में बढ़ता है। बिल्कुल। आज भी हमारे घरों में क्यों बोलते हैं कि लड़का होना चाहिए, बिकॉज ओहदा वो कमाऊ पुत होता है, बट आज हमारी जो औरतें हैं वो कमाऊ पुत्री हैं। बिल्कुल। सो उन्होंने वो एक इनिशियल वो थे जिन्होंने उसको स्पॉट किया कि जिसको मान नहीं मिल रहा उस समय, उन्होंने उनको मान दिया, एक राह दिखाई, एक एजुकेशन दी, एक प्लेटफॉर्म दिया, और उनसे उन्होंने मैजिक क्रिएट कर दिया, एक प्रॉफिटेबल धंधा क्रिएट किया विदाउट मनी। वेराज आज ना बेइंतहा पैसा होने के बावजूद प्रॉफिट क्यों नहीं क्रिएट होता, बिकॉज आप क्या है, किसी की इमोशन को खरीद रहे हैं, और इमोशन खरीदी नहीं जाती, रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। फील किए जाते उसमें हैं इमोशंस। आपको
एयरफोर्स की जो बॉम्बिंग जिसे बोलते हैं ना, कि आप पैसे को आप एयरफोर्स मानिए, वो गोला बारूद है, और ग्राउंड वर्क, लेग वर्क को आप आर्मी मानिए। बिना आर्मी के एयरफोर्स कभी कामयाब नहीं होगा। और आज हम गलती क्या करते हैं कि भैया एयरफोर्स के दम पे आर्मी यूजलेस हो जाएगी, वो कभी नहीं होने वाला। दैट्स वाई जो पूरा ये D2C का जो क्रेज़ था, जिसमें आपका सिर्फ ऑनलाइन प्ले था, वो वापस से ओमनी चैनल में क्यों आ सब रहा है? वापस ऑफलाइन कर रहे हैं। बिकॉज ऑफलाइन आर्मी है और ऑनलाइन आपकी एयरफोर्स है। एयरफोर्स है। एयरफोर्स की बहुत वैल्यू है, वो इमेजरी है, वो आपकी शो ऑफ स्ट्रेंथ है, बट आपकी जो ग्राउंड रियलिटी है वो आज भी आर्मी है, वो आपकी रिटेल है, फिजिकल रिटेल। मेन लाइन ऑफ डिफेंस इज आर्मी। मेन लाइन वही है आपकी। या D2C और ऑफलाइन की तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी डेफिनेटली, बट मुझे थोड़ा सा और जर्नी के बारे में, नेचर एसेंस के बारे में समझना है। ये आपने 350 करोड़ में सेल किया, उस टाइम पे आपने बोला शायद टर्नओवर 145 टॉप लाइन था, 36 करोड़ प्रॉफिट था, हाँ राइट? जी, हाँ जी, हाँ जी। तो डिसाइड क्यों किया सेल करने का? सो पहले हम सोच रहे थे कि उसमें हम ग्रोथ कैपिटल लें, बट मेरी आदत क्या रही फैमिली में कि मैं ये बिजनेस डेलीज, बिजनेस रिपोर्ट्स बहुत पढ़ता था। तो मैंने कहीं ना कहीं ये सेंस किया कि जब भी आप किसी से पैसा लेते हैं तो आप चाहें या ना चाहें आपको उनका मुलाजिम तो बनना ही पड़ेगा। सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ रिफाइंड एम्प्लॉयमेंट। और हमने ये भी देखा था कि कई ऐसे इंस्टेंस हुए जब कंपनियों ने बहुत पैसा भी लिया, बट कंपनियां तभी भी फिनिश लाइन के पार नहीं हो पाई। बिकॉज क्या है, आपकी आइडियोलॉजी बदल जाती है, आपका वर्किंग पैटर्न्स बदल जाते हैं। तो मैंने अपने पिताजी को काफ़ी इंसिस्ट किया, पहले ही मैंने इंसिस्ट किया कि आप ग्रोथ कैपिटल लीजिए, बट जब मैंने डीपर स्टडी करी कि ग्रोथ कैपिटल एक मिथ्या है, वो आपका पैसा नहीं है, वो फैमिली का पैसा नहीं है, वो कंपनी का पैसा है। वो कंपनी अगर चलेगी और फिनिश लाइन क्रॉस करेगी और तब तक आपकी शेयर होल्डिंग रेलिवेंट रही तो आपकी फैमिली को पैसे मिलेंगे, वरना वो सिर्फ एक सपने की तरह रह जाता है। फॉर एवरी वन ड्रग लॉर्ड हु इज मेड एंड ही गोज इनटू हिस्ट्री, देयर आर मिलियन सिकारियोज हु गेट शॉट। तो मैं अपने पिताजी को सिकारियों बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकता था। मैंने कहा कि अगर आपको ड्रग लॉर्ड बनना है और आपने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना है तो पहली कंपनी को तो आपको बेचना ही पड़ेगा ऑल आउट। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ग्रोथ कैपिटल वी सोल्ड अ कंपनी टू अ बाय आउट फंड, एंड दैट्स वेयर आवर फैमिली हैज़ बिकम फाइनेंशियली फ्री। हमारी कोई वो नहीं है अदरवाइज। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए क्या था कि वो हुआ भी कोविड से 6 महीने पहले हमारा सेल आउट। आज नेचर अगर एसेंस अभी कोविड से पहले ही छः सेल आउट छः हुआ। हाँ 2019 में हुई, तो अगर वो ना होता तो शायद एक होम ग्रोन कंपनी जो खुद के पैसे पे चलती है, वो दोनों कंपनियां जो नेचर सेंस और जो अभी हमारी फिलहाल कंपनी है कलर सेंस, वो दोनों ही बैंकरप्ट हो जाती। बिकॉज एक बाहर कोविड वाज अ बून फॉर यू। कोविड वॉज नॉट बून, इट वॉज अ लकी एस्केप आई वुड से। बिकॉज बून क्या होता है कि कोविड ने फिजिकल रिटेल का पैसा ऑनलाइन को दिया, आपने लाखों लोगों का पैसा कुछ 10-50 लोगों को दिया, तो आपने फिर एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। जो छोटे आपके दुकानदार, जो छोटे आपके बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक हॉरिड टाइम देखा उन 2 साल 3 साल में। कई घरों की इनकम ख़त्म हो गई, कई फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई, बिकॉज आपने जो एक बैलेंस होता है एक नेचर का, जो एक बैलेंस होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का भी, वो आपने डिस्टर्ब किया। हालांकि मेरी थ्योरी यही कहती है कि कोविड वॉज मैन मेड, इट वॉज नेवर अ थिंग विच वॉज देयर। वो जुकाम पहले भी था, आज भी था। तो एक फियर साइकोसिस डाला गया लोगों के अंदर, और वो एक वेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन थी फ्रॉम मैसिव अमाउंट ऑफ पीपल इनटू फ्यू हैंड्स। सो ये मेरी सोच है, मैं इसको ओवरऑल सोच नहीं मानता, बट ये मेरी धारणा है। आपको क्यों लगता है ऐसे? मुझे इसलिए लगता है क्योंकि क्या होता है कि आप कभी भी एक मॉब को या एक मास को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। वेराज अगर आपको पावर में आना है, जो लीवर्स हैं वो आपके हाथ में होने चाहिए। तो ये किसी पावरफुल स्पेक्ट्रम का हमेशा ही रहेगा कि वो लीवर्स कुछ हाथों में रहें तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बट वही पैसा अगर लाखों हज़ारों लोगों के यहाँ रहेगा तो उनको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। बिकॉज हिंदुस्तान नहीं है, यहाँ पर कम से कम नहीं तो 29 डिफरेंट कंट्रियाँ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। हर 4 किलोमीटर पे एक भाषा बदल जाती है, पानी का टेस्ट बदल जाता है, हर चीज़ बदल जाती है। सो हिंदुस्तान को मैनेज करने के लिए, या वर्ल्ड वाइड, सिर्फ हिंदुस्तान के बोलूँगा, वर्ल्ड वाइड अगर आपको मैनेज करना है तो पावर अगर सबके पास है तो पावर किसी के पास नहीं है, और पावर अगर कुछ लोगों के पास है तो पावर आपके पास है। सो दैट वाज माय बिलीफ, दैट वाज द रीज़न COVID happened for a reason. Obviously fear was instilled in worldwide
पॉपुलेशन, कई जाने भी गई, कई वो भी गए, बट there has to be a very very important economic reason also, because that is the time online went from nothing to being the central part of our lives. Everything got digitized. So आज हम basically कुछ भी करते हैं, हमारी मैपिंग जहाँ होनी चाहिए वो हो रही है. Yeah. We are now living in a free world, but we are not free. So that is the world. कलर एसेंस की क्या जर्नी थी? हाउ डिड द ट्रांजिशन फ्रॉम नेचर एसेंस टू कलर एसेंस हैपेंड? सो जब हम स्किन केयर बेच रहे थे तो क्या हो रहा था कि वही लेडी वहाँ पर लिपस्टिक भी लगा रही है, मेकअप भी कर रही है. जैसे हमारे माल यूज़ होते थे, ये कहा जाता था एक समय पे कि अगर आपने पार्लर खोलना है और आपके पास अगर नेचर एसेंस नहीं है तो आप फेशियल और ब्लीच के बिना आप जिंदा ही नहीं रह सकते. और हम फेशियल और ब्लीच में हम सबसे बड़े प्लेयर थे. वो ब्रांड अभी भी चल रहा है, Exist कर नेचर रहा है, एसेंस हाँ. एग्जिस्ट करता हाँ है, जी, दे आर हाँ. रनिंग दैट ब्रांड. हाँ, सो जो हमारे बायर्स थे समारा कैपिटल, उन्होंने उस ब्रांड को टेक ओवर किया एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब टू ओके ग्रो दैट ब्रांड. या ओके या या यू आर टेलिंग अबाउट कलर एसेंस. सो कलर सेंस में ये था सर कि जो यूज़र बेस था वो वही था. आप जब रिटेल में माल बेचते हैं तो दुकानदार स्किन केयर भी बेच रहा है और वो डिओड्रेंट भी बेच रहा है और वो मेकअप भी बेच रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेम ही था. हाँ, सिमिलर था. आई वुड नॉट से सेम, बिकॉज मेकअप की अच्छाई या बुराई क्या होती है कि वो सिर्फ वो होलसेल नहीं हो सकता. वेर एज नेचर एंड स्किन केयर क्या होता है, वो होलसेल होता है. बिकॉज उसमें क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स आपके फ्रंटलाइन प्रोडक्ट बनते हैं और उसमें क्या होता है कि वन साइज फिट्स ऑल होता है. वेर एज मेकअप में क्या है, हर बंदे की अपनी एक चॉइस है, अपनी कलर प्रेफरेंस है. तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंडिविजुअल सेंट्रिक ब्रांड. वो नॉर्मली बिकता किससे है, या तो ऑनलाइन जहाँ पर अनलिमिटेड वैरायटी है, पीपल कैन गेट वेरी क्लियर इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोडक्ट थ्रू ए क्लास डेटा, or a girl has to sell it through a shop in shop, which is called a BA door, because without a girl the inventory which needs to be stocked, हर एक लिपस्टिक जो बिकती है उसके लिए कम से कम 48 शेड होते हैं जो वहाँ पर डिस्प्ले में होते हैं. राइट. सो बिना एक लड़की के, एक दुकानदार की परिभाषा से बाहर है वो समझा ही नहीं पाएगा. उसको ये नहीं पता होता कि लिपस्टिक और लिप बाम में फ़र्क क्या होता है. तो जो चीज़ औरतों की है और जो इतनी अजीज़ है उनके लिए, उसके लिए एक औरत ही उसको बेच सकती है. 99% आज भी BAs जो हैं वो गर्ल्स ही हैं, जो गर्ल्स की उस भाषा को समझती हैं कि मेरा वाला पिंक कौन सा है. सो मेरा वाला पिंक एक आदमी नहीं बता सकता. उसके लिए पिंक के 100 शेड एक ही हैं, और एक लेडी के लिए वो 99 शेड्स में डिफ्रेंशिएशन करना वो उसकी कला है. तो आपने बोला कि एक लेडी ही बेच सकती है ये वाला सामान, हाँ राइट? जी, हाँ जी. तो अभी आजकल तो हम देख रहे हैं मिंत्रा एंड ऑल दीज कंपनीज आर सेलिंग ऑब्वियसली स्किन केयर, ब्यूटी केयर, मेकअप, सब कुछ ऑनलाइन बिक रहा है. तो वो लोग कैसे कर पा रहे हैं ये चीज़, जो चीज़ हम ऑफलाइन में मैसिव करते हैं बिकॉज ऑफ द इमोशनल फील एंड कनेक्ट एंड एक्सपीरियंस? सो ऑब्वियसली क्या होता है कि जो ब्रांडेड आइटम्स हैं आपके, उनके हर चीज़ आपने एक बार यूज़ किया, हाँ. कई बार डील सीकर्स वहाँ चले जाते हैं. सी अगेन क्या होता है कि किसकी मार्केटिंग मसल ज़्यादा है और वो किस तरह अपने कंज्यूमर का ब्रेन्स पे टेक ओवर कर सकता है. इट इज़ ऑल अ गेम ऑफ बिग मार्केटिंग, जिसको बोल देते हैं ब्रांड mostly. रिकॉल जिसको बोलते हैं. और इट हैज़ बिकम अ फंक्शन ऑफ द मनी यू होल्ड इन योर बैंक्स. बट खराबी और अच्छाई क्या है कि आज अगर आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो रोता है, बिकॉज आपके ऑनलाइन प्राइस अलग हैं. और आप ऑनलाइन अगर करते हैं तो उसकी रीच लिमिटेड है. आज भी हिंदुस्तान की पेनिट्रेशन 8-10% से ऊपर नहीं होगी. तो 90% जनता को आप छोड़ेंगे तो आप मरते हैं. और दूसरा क्या होता है कि उस माल को पहुंचाना बहुत महंगा भी है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हैवी है, मार्जिन बहुत हैवी हैं. एक रिटेलर जो आपकी चलती हुई ब्रांड में 15-18% में बहुत कुछ होता है, और एक ऑनलाइन का प्लेयर उसको वो 30-40% से कम उसका काम ही नहीं बनता, बिकॉज की वेयर हाउसिंग बहुत भारी है, उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत भारी है, इंट्रा सिटी है, इंट्रा कंट्री है. सो उसके चैलेंज अलग हैं, इसके चैलेंज हैं. तो उसमें क्या होता है कि ब्रांड्स के पास दो चॉइस हैं. या तो इस लड़ाई को वो हर रोज़ झेलें, बर्दाश्त करें और अपनी आंखों को बंद कर लें कि भैया ऑनलाइन वाला रोता रहेगा, ऑफलाइन वाला रोता रहेगा, बस इसको आप डेफ ईयर कर लीजिए. या ऑल्टरनेट क्या होता है कि आप उनके लिए एक अलग रेंज बना लीजिए. दोनों में सुकून भी है, दोनों में परेशानी भी है. परेशानी ये है कि अगर आपको अलग अलग बनाना है तो आपको इन्वेंट्री आपकी बढ़ती जाती है. तो इन्वेंट्री आपकी तो पावर है खेलने की, बिकॉज आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक मनीड पर्सन हैं. बट जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है
वो एक छोटे मार्जिन पे खेल रहा है। उसकी असल कमाई कब है? जब माल आए और माल बिक जाए। अगर माल उसके इन्वेंट्री चेन में ब्लॉक हो जाता है बियॉन्ड अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके पैसे का मूलधन भी उसको नहीं मिल सकता। सो धंधा वही है जो आए सिस्टम में और बिक जाए, जिसे क्या बोलते हैं वीकेस्ट लिंक्स थ्योरी। अगर आपका वीकेस्ट लिंक क्या है? अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग की पावर बहुत है बट आपका डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा नहीं है, तो क्या होगा कि आप तो माल डाले जा रहे हो बट उसकी कैपेसिटी नहीं है होल्ड करने की। तो क्या होता है कि एक स्टेज के बाद में आप भी बोलोगे भैया आपने हमारे बिके हुए माल के पैसे नहीं दिए, और जो उसके बाद माल पड़ा हुआ है इन्वेंट्री में वो है जो बिकता ही नहीं है। तो आप दोनों तरफ से कहीं ना कहीं आपको दर्द होगा। राइट। और दर्द हमेशा वो होता है कि अगर आपको दूर करना है तो आप उस चेन में, हर चेन में उनके शूज़ में घुस के देखिए। अगर वो दर्द में हैं तो आप दर्द में होंगे, आज नहीं तो कल। सो ये बहुत कम कंपनियां समझ पाती हैं बिकॉज क्वार्टरली प्रेशर्स होते हैं हर एक पे। आपको हर रोज़ एक नया गड्ढा खोदना है, आपने नए कस्टमर बेस ढूंढने हैं। सो कैन यू लिव इन प्रेजेंट और डू यू लिव इन द फ्यूचर? कहना बड़ा आसान है कि आई वांट टू बिल्ड अ कंपनी फॉर द फ्यूचर, बट अगर आपके पास पेशेंस ही नहीं है करंट को झेलने की, तो आप फ्यूचर में जा ही नहीं सकते। सो दैट इज़ वेयर आई बिलीव दैट एवरीथिंग, एवरी बिजनेस यू गेट इनटू, देयर आर डायनामिक्स टू इट। रिटेल की गेम क्या है? ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट ना हो, मासी हो, कम SKUs हो, बट सर्वगुण संपन्न हो, प्राइस में भी, पैकेजिंग में भी, प्लेसमेंट में भी, प्रमोशन में भी, तो रिटेल में चलेगा। वेयर एज ऑनलाइन या ऑफलाइन में क्या होता है? ऑनलाइन ने क्या किया है कि उसने एक छोटे बिजनेसमैन को भी मौका दिया बिजनेस करने का, उसने डेमोक्रेटाइज कर दिया। बट खराबी क्या है कि शुरू में तो बहुत अच्छा था, बट आज के डेट में क्या हो रहा है? द कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑनलाइन इज गेटिंग हायर एंड हायर। जिसके पास अगेन मनी मसल है, जैसे ऑफलाइन होती थी, उसी को आगे जगह मिलती है बैनर्स की। उसका बैनर दिखता है तो माल बिकता है, बैनर नहीं दिखता है तो माल नहीं बिकता। तो एक ही तरीका है, आपको सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन में। अगर आपका सामंजस्य जहाँ टूटा तो आपकी कहीं ना चेन में बहुत डिसरप्शन आएंगे। डिसरप्शन क्या होती है? माल प्लेसमेंट होना, माल सेल होना नहीं होता। जबकि 90% लोग क्या समझते हैं कि मेरा माल मेरी बुक से निकल गया तो वो माल बिक गया। तो एक चेन को स्लो डाउन और फिर एकदम रुकने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। और तब तक अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपके शिक्षण तक नहीं हैं तो वो आपका माल इतना डाल देंगे मार्केट में कि आपकी जिस दिन चेन रुकेगी तो करोड़ों का माल वापस आएगा। सो एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में मैं सिर्फ ये हमेशा कहूँगा कि अगर आपको किसी चीज़ का आज धंधा करना है, जैसे पहले क्या बोलते थे, बहुत एक फेमस लाइन थी, आई एम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वन। टुडे इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस, you have to be a master of all trades and god of one. Unless you are god in one category, आप बिजनेस ना ही करें तो आपके लिए एडवाइजेबल है, बिकॉज द लेवल हैज़ गॉन अप। जो पहले गली क्रिकेट होता था वो आज IPL बन चुका है। तो पैसे बहुत हैं, बट अगेन द सेम स्टोरी, फॉर एवरी वन ड्रग लॉर्ड देर आर मिलियन सिकारियोस। डोंट बी द सिकारियो इन द गेम। मुझे ना और इन डेप्थ समझना है इस पूरी कलर एसेंस की सप्लाई चेन, लाइसेंसेस क्या यूज़ किए जाते हैं। सो लेट्स से आपने कलर एसेंस स्टार्ट किया, राइट? अब कोई अगर मुझे आज ब्रांड ऐसा लॉन्च करना है तो मुझे क्या क्या फर्स्ट ऑफ ऑल लाइसेंसेस चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। सो आजकल क्या होता है सर कि बहुत सारे लोग एक तरफा ही अपना ध्यान देते हैं, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग के मास्टर्स बनते हैं या वो मार्केटिंग के। बिकॉज दोनों होने के लिए, जो मैं आज भी अपने पिताजी को बहुत ही ग्रेट मैन समझता हूँ, आई कंसिडर हिम एज गॉड इन द इंडस्ट्री, कि इन्होंने दोनों साइड पे बैलेंस कर लिया बिना पैसे के। एक फैक्ट्री भी बहुत सक्षम तरीके से चलाई और एक मार्केटिंग भी बहुत तरीके से चलाई। बिकॉज उन्होंने भी क्या किया, जो मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, उन्होंने अपनी टीम में सिर्फ एक इमोशन डाला, ओनरशिप का, कि मैं हूँ ना हूँ मेरे से अच्छा काम आप करेंगे। बट वो कब आता है? जब आपसे वो इमोशनली और आपको एक आपकी बहुत इज्जत करते हैं। बिना इज्जत के कोई भी बंदा पीछे की स्टिक के बिना नहीं चलता। आप कैरेट भी देंगे, आज स्टिक भी दें, आज काम नहीं चलता। आज आपको उनको इंटरनली जब तक मोटिवेट नहीं कर पा रहे, आपको एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, आपको कभी को ओनर्स नहीं मिलेंगे। सो ओनरशिप डालना भी अपने आप आपके एम्प्लॉयज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक कॉमन शेयर्ड विजन है जिसके लिए सब भाग रहे हैं। सो आज क्या हो गया कि माल बनाना है तो बतेरी प्राइवेट लेबलिंग आपकी कंपनीज हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक अलग साइंस है और मार्केटिंग एक अलग साइंस है। मार्केटिंग में वही माल आपको 100 रुपये का
200 में बेचना है, 300 में बेचना है, बट उस 300 रुपये में अगर आपका नेटवर्क इवॉल्व नहीं है तो 400 रुपये तो बेचने की कॉस्ट है। सो उस कॉस्ट को आप तभी कम कर पाएंगे जब आपका नेटवर्क बहुत वाइड होगा, और उस वाइड में अगेन आपने हर पॉइंट पे कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने आपको कैसे एक्साइट करना है बेटर देन योर कंपटीशन। राइट। सो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग के केस में जैसे आपने बोला, अभी कलर एसेंस की मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स है या इन हाउस? हमारी खुद की है। खुद की है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको ये स्टार्ट करने में फील्ड ट्रायल्स करने होते हैं, सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं, लाइसेंसेस लेने होते हैं, क्या मैंडेटरी कॉस्मेटिक या स्किन केयर का या मेकअप का कोई लाइसेंस होता है स्पेसिफिक? सो मैंडेटरी क्या, हिंदुस्तान में कम से कम नहीं तो अगर आपने एक फैक्ट्री चलानी है तो करीबन 150 टाइप के लाइसेंसेस होते हैं आपको। सो वो दर्द इतना आपको देते हैं कि आपके 4-5 साल तो आपसे ले जाएंगे वो। अच्छा। सो इसलिए कई बार क्या होता है कि कई अच्छी कंपनीज हैं जो आपके लिए बना सकती हैं, अपनी सारी एनर्जी आप डालिए मार्केटिंग में, बट उससे खराबी से क्या होती है कि जैसे वो आपके लिए बना रहे हैं वो 100 कंपनी के लिए और बना रहे हैं, तो आपकी वो सीक्रेट सॉस सीक्रेट नहीं रहती, वो सॉस रह जाती है। सो उस सॉस को आपने कैसे सीक्रेट रखना है, वो कैसे होता है अगर आप वॉल्यूम देंगे उनको और आपको लगता है कि एक कंटिन्यूड बिजनेस दे पाएंगे उनको, वो कब होगा जब आपकी थोड़ी बहुत तो मसल पावर होगी। सो टुडे it is very important to be in the vicinity of those investors who can back your idea, you know, because अगर वो आइडिया बैक नहीं हुआ, आइडिया सबके पास है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज एक अलग गेम है, आइडिया एक अलग गेम है। मेरे दिमाग में 100 आइडिया हर रोज़ के आते हैं, बट एग्जीक्यूट करने की क्षमता मेरे इस लेवल पे भी, इवन आफ्टर डिसेंट एक्सेस टू कैपिटल, a very decent access to experience, it takes me, you know, from ideation to execution, it takes me a lot of time. So एक बार आप घुसे तो आप ये समझिए कि ब्लड शेड तो होगा बिजनेस में। अगर आप ब्लड शेड के लिए रेडी हैं और आपको अपने दोस्त यार, आपको अपने रिश्तेदारी सब भूलना पड़ेगा और आपको 100 बार गिर के फिर उठना पड़ेगा। अगर आप फिनिक्स हैं या आप कॉकरोच हैं तो धंधा आपके लिए है, अदरवाइज इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट बी वेरी हैप्पी इन योर बिजनेस, इन योर प्रोफेशनल लाइफ। एंड उसके लिए भी हम कर रहे हैं, जो हमारी अलग स्टोरी है, जो हम आपसे जैसे एपिसोड चलेगा हम आगे बताएंगे कि हम उस दर्द को कैसे मिटिगेट कर रहे हैं, हाउ वी आर द इंश्योरेंस कंपनी टू दी young professionals, right, or solo entrepreneurs who want to make it big with their vision, with their experience, but they don't want too much of bloodshed also to happen कि उनकी फैमिली कभी उठ ही ना पाए। right. So हम उस फेलियर प्रोबेबिलिटी को सक्सेस प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं, जहाँ हर एक 100 धंधे में सिर्फ 5 धंधे चल पाते हैं। हम ये एक कोऑपरेटिव मूवमेंट के थ्रू, हाउस ऑफ ब्रांड्स हमारे हैं, हम एक ब्रांड को जीरो से लेकर उसकी नेक्स्ट हैंडओवर डेस्टिनेशन तक साथ में बिल्ड करते हैं, फिर हम बेटन पास ऑन कर देते हैं। उसके बारे में तो हम डिटेल में बात करने ही वाले हैं खैर, बट अभी पहले ना हम ये बात करते हैं, अभी कलर एसेंस के थोड़ा और मॉडल समझते हैं। हाँ जी, राइट। जैसे आपने मान लीजिए खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, 100 रुपये की कोई चीज़ है जो हमें MRP दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या रहती है इसमें नॉर्मली? सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है कि माल बेचने की कॉस्ट ज़्यादा है, माल बनाने की कॉस्ट एवरेज है। बट अंदाज़ा कितनी परसेंट? आप 20 से लेकर 30%। सो 20 से 30 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हिंदुस्तानी जो ब्रांड्स होते हैं, MRP की बात कर रहा हूँ, नॉट सेलिंग प्राइस, तो 20 से लेकर 30% आपकी कॉस्ट होती है। बट जो मार्केटिंग कॉस्ट में क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आता है, आपकी कॉर्पोरेट कॉस्ट स्ट्रक्चर होते हैं, आपकी फैक्ट्री की फैसिलिटी है, आपकी इतने 100 खर्चे और हैं, इतने लाइसेंसेस हैं जो दिख भी रहे हैं और जो दिख भी नहीं रहे हैं। तो ग्रॉस मार्जिन क्या रहता होगा अंदाज़ा? सो ग्रॉस मार्जिन कंपनी चल रहा है तो 100% भी है, और कंपनी ना चले तो नेट लॉस भी 100% से ऊपर हो जाता है। सो मेकअप इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कैटेगरीज, ओनली फॉर वन रीज़न कि ग्रॉस मार्जिन बहुत हैवी है, बट द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज सो हाई। जैसे मैंने आपको बोला, हर एक लिपस्टिक जो बिकती है उसके लिए 48 पीस हैं वो जो जाते हैं मार्केट में, और 47 नहीं बिकते हैं, या बिकते हैं तो समय लेते हैं बिकने में। सो इट इज़ अ डिफिकल्ट गेम टू बी। वो साड़ी की दुकान की तरह है कि मुझे ये चीज़ भी चाहिए, वो भी चाहिए, पर बिकता आपका वही ब्लैक एंड पिंक है। सो वैसे ही लिपस्टिक में भी बिकते आपके वो 4-5 शेड्स हैं, बट हर बार एक नई फरमाइश आती है एक कस्टमर की, जिसकी वजह से आपके पूरे 99 कस्टमर्स को भी आपको उसका एग्जीबिशन देना पड़ता है, एंड इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। सो ग्रॉस मार्जिन वाइज मेकअप इज़ योर बेस्ट बेट, बट इन टर्म्स ऑफ नेट मार्जिन आई थिंक स्किन केयर वॉज वेरी ईजी। अच्छा। वी वर मेकिंग massive amount of profitability there because it was a easy business, it was a business which could be wholesaled. wholesale के बिना आप देश के तबकों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेकअप
में जैसे आपने पहले भी बोली थी कि होलसेल पॉसिबल नहीं होता, okay? और कुछ चैलेंजेस होते हैं मेकअप में अपार्ट फ्रॉम नेट मार्जिन एंड हाई कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? सो सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है, एक तो होलसेल नहीं हो रहा और आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट नहीं है, प्लस द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जिस पे आपका मेकअप डिस्प्ले होता है, जैसे आपके कैबिनेट्स बनते हैं बहुत महंगे होते हैं, मतलब लाख लाख रुपए के कैबिनेट बनते हैं आपके, 10 से 15 हज़ार आपका DSU जिसे बोलते हैं, डिस्प्ले स्टॉक यूनिट, वो होता है। सो ये खर्चे इतने बड़े होते हैं कि अगर आपकी ब्रांड नहीं चली तो वो डेड लॉस है, क्योंकि आपका अगर कैबिनेट किसी दुकान से उठा तो आपने अपने 1 लाख रुपए पर आपने जीरो कर दिया उस पैसे को। राइट। और सिमिलरली DSU क्या होता है, ट्रांजिट में ख़राब होना ही होना है, तो अगर उस दुकान पे है तो माइनर मरम्मत से वो चल जाएगा 3-4 साल। बट अगर आपका वो DSU एक दुकान से दूसरी पे गया तो उसकी रिजुविनेशन आपको 2 महीने के अंदर करनी पड़ेगी। तो हाउ मच मनी डिड यू इन्वेस्टेड इन सेटिंग अप कलर एसेंस? Obviously, it has been a big ticket. We have put in more than 50 crores of our family money. And the good thing on makeup is that there are very few players in terms of who have made the cut. Whereas अगर मेकअप में, स्किन केयर में आपकी 11,000 कंपनियां हैं, तो मेकअप में शायद 1100 होंगी, जिसमें रेलेवेंट 11 होंगी। बट इट्स अ डिफिकल्ट बिजनेस टू बी इन, इट्स नॉट ईजी। स्किन केयर जो मैंने बहुत मोहब्बत से बेचा है, मुझे केक वॉक लगता था। Whereas मेकअप में होलसेल था। होलसेल हो जाता है, आप किसी की इमोशंस को जागृत करके अपना एक बड़ा माल बेच सकते थे। बट मेकअप में आप किसी को इंस्टिगेट कर ही नहीं सकते, बिकॉज हर लेडी की प्रेफरेंस अलग है। आज तक कोई लेडी को समझना वो इम्पॉसिबल नहीं, भगवान भी हार मान चुके हैं, तो हम तो फिर भी एक लेसर मॉडल आप इसमें डिमांड कैसे क्रिएट करते हो? इज इट ओनली द रिटेल जो आपने बताया कि बी अ बी ब्यूटी एडवाइजर, ब्यूटी एडवाइजर जो फीमेल एक होती है जो आपको गाइड करती है कि यार ये लगाओ आप, ये सही रहेगा शेड, यू नो, ऑल ऑफ दैट। बट आर देयर एनी अदर थिंग्स दैट यू कैन डू टू बिल्ड अ गुड मेकअप ब्रांड डिमांड? सो मेकअप इज लाइक वो आपका आईना है दुनिया के लिए। अगर आपको उस ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं है, आप नहीं यूज करेंगे, तो इमेजरी क्रिएशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो आपकी इमेजरी पे बहुत पैसा लगता है, आपकी मार्केटिंग डॉलर्स आर टॉप नॉच। मतलब आई थिंक हर ब्रांड जितने की सेल नहीं करती, पहले 2-3 साल की जर्नी में उससे ज़्यादा पैसा लगा देती है उस इमेजरी को क्रिएट करने में। इमेजरी क्रिएट करने के लिए आपको एड चाहिए, आपको टॉप मॉडल चाहिए, आपको बढ़िया शूट्स चाहिए, आपको डिस्प्ले चाहिए एट द राइट काउंटर्स, क्योंकि इसमें ये माल हर दुकान पे नहीं बिकता। अगर आपकी किराने की 55 लाख दुकानें हैं, तो ब्यूटी की 5.5 लाख दुकानें हैं, और आपकी मेकअप की शायद 5,500 दुकानें हैं। सो फर्क इतना है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा माल बेचना है एक दुकान से, रादर आपने बहुत सारी दुकानों से बेचना है। जो आपकी रिटेल में माल बिकता है वो कुछ चंद चुनिंदे आपके इसके ही होते हैं, 3-4 जो जिनमें शेड्स कम होते हैं। जिसमें शेड्स की वैरायटी ज़्यादा होती है, वो सिर्फ एक लड़की बेच सकती है, या द अनलिमिटेड वर्ल्ड ऑफ ऑनलाइन, उसमें बेच सकते हैं। बिकॉज उसमें आपको अपने कंटेंट पे बहुत काम करना पड़ता है, अपनी हाई क्वालिटी शूट्स पे बहुत काम करना पड़ता है। अगर आपकी शूट की क्वालिटी नहीं है कि वो कलर पता ना चले, तो आप कभी भी आप मेकअप नहीं बेच सकते ऑनलाइन भी। So, आपने इसमें से क्या क्या किया है to build the imagery? So we have shot with the best film stars. We have done A-list, you know. You can name them right now. So we were having Rakulpreet Singh as our brand ambassador for a good 2.5 years. Okay. And now we For are Color Essence. Color Essence, yeah. And now we are trying to rope in another big film star, which I can't name right now, but we are in the process. You know, we are negotiating with 3 very, very affable faces. And एड्स बनाई हैं हमने 4, और टीवी के लिए, जो टीवी के लिए जो मल्टीपल आपकी ऑनलाइन एड्स बनी हैं। खर्चा बहुत होता है आपका इन टर्म्स ऑफ कैबिनेटरी। अगर आपने आज 1000 दुकानों में कैबिनेट लगाई हैं, तो करीबन 10 करोड़ तो सिर्फ कैबिनेट्स के गए हैं। फिर आपके अगर DSU गए हैं, और ये आपने सिर्फ दिल्ली NCR में किया है? ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया है। ऑल ओवर इंडिया करीबन आपके एट मैक्स जो मेकअप बेचते होंगे वो 10,000 काउंटर होंगे, जो शॉप एंड शॉप मॉडल पे होंगे, और ये मुश्किल धंधा है। सॉरी, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए मेरे पास। आपने जो लास्ट 2-3 लाइनें बोली है ना, इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं एक एक करके आपको इंटरप्ट करूंगा। हाँ जी, बट पूछूंगा आपसे। आपने बोला शॉप एंड शॉप, लोगों को अगर समझना है व्हाट इज शॉप एंड शॉप, तो क्या होता है? सो शॉप एंड शॉप में क्या होता है सर, कि जैसे एक आपकी दुकान 1000 स्क्वायर फुट की है, तो आप उसमें से 50 स्क्वायर फुट की जगह को प्रैक्टिकली लीज आउट कर देते हैं। अच्छा, आप उस रेंटल देते हैं आप उसके, जैसे शॉप पर स्टॉप हो गया। हाँ जी, ये शॉप एंड शॉप मॉडल पे होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपने
जैसे कॉम्बिनेशन हो गया, जो हमारा खुद का एक वर्टिकल है शॉप एंड शॉप का, जिसमें हम एक डेफिनेट स्पेस लीज आउट कर देते हैं ब्रांड्स को कि आप उसके जगह के मालिक हैं, आप अपना बेस्ट वहाँ से सेल करिए और हमारा एक मार्जिन हमें दे दीजिए, प्लस उसके डिस्प्ले एक रेंटल दे दीजिए, और जितना आपका माल बिकेगा उसमें आपको कमीशन दे देंगे, उसके पैसे काट के हम आपको SOR मॉडल से बोलते हैं, सेल्स और रिटर्न, उसमें आपको पैसे आपको मंथली हैंड ओवर कर देंगे। सो उसमें क्या होता है कि शॉप एंड शॉप में आपको लिमिटेड इन्वेंट्री पे काम नहीं करना। क्या होता है कि अगर आपने मेकअप बेचना है, अगर आपकी वैरायटी में कहीं कमी आई, आपका माल नहीं बिकेगा, और इतनी इन्वेंट्री होल्ड करना किसी भी रिटेलर के लिए इम्पॉसिबल है। आप इमेजिन करिए आपने 20 ब्रांड लगाए मेकअप के, अगर उसकी 1 लाख की सेल हो रही है इस काउंटर से पर ब्रांड, तो माल कम से कम 10 लाख का लगा हुआ है। फॉर अ रिटेलर जिसकी कमाई 20-25% है, वो 10 गुना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता पर ब्रांड। तो उसने अगर 20 ब्रांड रखी तो 2 करोड़ रुपये उसकी क्षमता ही नहीं है। और अगर वो चेन ऑफ स्टोर है, उसके अगर 100 स्टोर हैं तो उसकी भी क्षमता नहीं है। तो इसलिए वो बड़ा एक स्पेस लेते हैं, हाँ, लीज आउट कर देते हैं छोटे छोटे ब्रांड्स को, ताकि वॉक इन कस्टमर के लिए एक ही जगह पे सारे ब्रांड्स मिल गए, राइट, और रिटेल ओनर के लिए एक ही जगह पे मल्टीपल ब्रांड्स ऑफर कर पाओगे आप कस्टमर को, और ऑब्वियसली जो रिटेल ब्रांड ओनर है उसके लिए कस्टमर्स मिल गए, एंड छोटी जगह पे बेचने का ज़्यादा एक स्कोप बन गया। प्लस क्या आपको क्या होता है कि EBO जिसे बोलते हैं, आपका एक्सक्लूसिव ब्रांडेड आउटलेट जो आपका होता है, वो आप 100 में से शायद एक दुकान ऐसी होती है जो कामयाब होती है। खाने पीने में EBO चलते हैं, बट ब्यूटी में EBO चलाना मतलब इम्पॉसिबल के नियर और डियर है। बिकॉज क्या होता है कि आप जब आ रहे हैं, आप विमेन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि शॉपिंग की दुनिया जो है उसमें 99% कॉन्ट्रीब्यूशन विमेन का है, एंड विमेन वांट वैरायटी। अगर वैरायटी नहीं है तो काम नहीं होगा। और EBO में आपकी एक ब्रांड है, एक ब्रांड की हमेशा एक लिमिटेड पुल होती है। सो EBOs फॉर ब्रांड्स इज़ अ वेरी डिफिकल्ट मॉडल टू मास्टर, बट मल्टी ब्रांड आउटलेट जिसको MBA बोलते हैं, अच्छा, वो एक ईजी फॉर्मेट होता है जिसमें 300-400 ब्रांड्स का एक मिश्रण एक जगह पे होता है, जिसमें ज़्यादा शॉप एंड शॉप ओनली। शॉप एंड शॉप हो गया। शॉप एंड शॉप में क्या होता है कि कुछ बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, कुछ छोटे स्टेक होल्डर होते हैं। अच्छा, जो छोटे स्टेक होल्डर होते हैं वो गंडोलास पे जाते हैं, जिनकी कुछ इन्वेंट्री पड़ी हुई है। और शॉप एंड शॉप में जो जिसको आप बोलते हैं डिस्प्ले रैक्स, जो आपके पीछे एक्सक्लूसिव काउंटर्स होते हैं, वो असल मायने में एक शॉप एंड शॉप जिसमें एक लड़की की आप सपोर्ट देते हैं। वहाँ पर आप पूरी रेंज डिस्प्ले करते हैं, आप SOR मॉडल पे रहते हैं। सो एक डिफरेंट फॉर्मेट है। गंडोलास में क्या है, आपने एक गंडोला में अगर 100 ब्रांड आ सकते हैं तो आपने छोटी सी इसमें छोटा सा पार्ट ले लिया, बट शॉप एंड शॉप में आपकी इन्वॉल्वमेंट विद द शॉपकीपर बिकम्स हायर, एंड दैट्स वेयर इट इज़ ईजियर टू बी अ रिटेल ब्रांड। बट उसमें आपको आर्मी की तरह आपकी बुद्धि होनी पड़ेगी, जिसमें आपको बहुत अपने आप को रगड़ना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ लेग वर्क। वेयर एज अगर आप एयरफोर्स, क्या है, शॉप एंड शॉप इज एन एयरफोर्स मॉडल, वेयर इफ यू हैव मनी यू कैन प्ले द गेम, इफ यू डोंट हैव द मनी इट्स नॉट द गेम फॉर यू। अभी 2 क्वेश्चन और हैं जो इन्हीं बातों से निकल के आए हैं। पहला आपने बोला कि रकुलप्रीत सिंह वाज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर 2.5 years। किसी को अपने ब्रांड के लिए, ऐसे एक सेलिब्रिटी को ब्रांड ओनर बनाना हो, टिपिकली क्या खर्चा रहता है और क्या प्रोसेस रहता है? सो डिपेंड करता है स्टार कितनी बड़ी है, और 50 लाख से लेके 5 करोड़ रुपए ओके, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 years विद आई थिंक 1 to 3 days आपको मिलते हैं सेलिब्रिटी शूट करने के लिए, या उनको बुला भी सकते हो आप बुला के नहीं सकते, बट आपने एक इवेंट में बुलाया तो आपने खर्चा एक दिन में ख़त्म कर दिया उसकी माइलेज। बट आपने अगर एड फिल्म करी तो एटलीस्ट 2 साल चला सकते हैं, 1 साल चला सकते हैं, बट एक इवेंट तो आप एक ही बार कर सकते हैं। उनका समय उनका पैसा है, तो आपके समय को कैसे भी यूज़ करना है, उनके 8-10 घंटे उस एक दिन के आप कैसे इस्तेमाल करिए, वो खुश हैं। बट चाहे आप उनको बुलाओ के चाय पिला के 8 घंटे वेस्ट कर दो, और कुछ अपने 50-100 बंदों से मिलवाकर वो करो, या फिर आपने पूरी दुनिया के लिए कुछ ब्रॉडकास्ट करना है तो आपने ऐड फिल्म कर दी, और वो उसके लिए रिकमेंडेड है सेलिब्रिटी। अगर आपने 1 करोड़ रुपये लगाया सेलिब्रिटी पे, तो कम से कम आपके पास उसका 10 गुना का बजट होना चाहिए एडवर्टाइजिंग का। अगर वो नहीं है, उस सेलिब्रिटी पे खर्चा करना व्यर्थ है। ओके, सो इट्स अ बिग डैडीज गेम, यू नो, इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं तो अपनी टांगों पे बहुत भरोसा रखिए, उनमें बहुत शक्ति है। जब बड़े खर्चे करने होंगे उसका समय आएगा, बट आपने वो खर्चे अगर उस समय से पहले कर लिए तो आप उस समय को देख नहीं पाएंगे। तो अगर एक यंग एंटरप्रेन्योर है, आप काफ़ी मेंटोर कर रहे हैं काफ़ी लोगों को, काफ़ी ब्रांड्स भी बना रहे हैं इसमें,
मुझे आज एक कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च करना है और मेरे पास ऑब्वियसली 50 करोड़ नहीं है स्टार्ट करने के लिए, लेट्स से मेरे पास 50 लाख रुपीज़ हैं, राइट? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ टू स्टार्ट इट अप? सो अगेन वही मैंने बोला कि आज आपके पास पैसे की कमी है तो आपके आइडिया में बहुत जान होनी पड़ती है कि कोई आपको बैकर मिल रहा है। बिना बैकर के आपको कोई इतनी जल्दी नहीं मिलेगी और गेम मुश्किल होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ एक क्रिकेटर जो रणजी खेलता था पहले, वो एक आईपीएल प्लेयर से ज़्यादा अच्छा होता था, बट क्योंकि पैसे नहीं थे तो फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती थी। आज क्या वही वाली गेम है कि दुनिया में सबको बोला जा रहा है कि पहले हम शादी करवाते थे अपनी बेटियों की एक डॉक्टर, एक इंजीनियर से, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से। आज बोलते हैं बेटा शादी उससे कर जो स्टार्टअप का फाउंडर है। सो दोनों ही बातें हैं। फॉर एवरी वन ड्रग लॉर्ड हु इज मेड देयर आर मिलियन सिकारियोज हु गेट शॉट। सो इस चीज़ की मुझे वैसे बहुत दिक्कत आती है। हाँ। आई हियर इट अपोजिट। जब भी मैं किसी फैमिली में बात करता हूँ फ्रॉम माई मैरिज, व्हाट आई हियर फ्रॉम देम इज कि यार TCS इन्फोसिस में होता तो शायद सीन बन जाता, बिकॉज दे स्टिल फील लाइक यार परसेप्शन अभी भी वही है बहुत लोगों का। आई एम श्योर इन मेट्रो सिटीज इट इज़ चेंजिंग, बट इट इज़ स्टिल Tier 2 Tier 3 में, या अगर हम बाकी जगह की बात करें वहाँ अभी भी परसेप्शन वही है कि नाम सुना हुआ है अगर कंपनी का तो ही बड़ी कंपनी है। ये आपकी बात में 100% है। मेरी खुद की जब मैरिज होने की बात हो रही थी तो मुझे कम से कम 100 लड़कियों ने रिजेक्ट किया, इसी वजह से किया कि मैं बिजनेस में था और मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, मेरे कोई इंजीनियर की डिग्री नहीं थी, कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं थी, बट मेरी वाइफ ने मुझ पर बेट लिया। आज वो रोती हैं वो अलग बात है, बट उस समय उन्होंने बहुत जिगर दिखाया and she went through and we have grown beautifully with her and we have all nurtured together, and she's been a very important part of the family in the growth of the family. पूरे मेकअप इंडस्ट्री की इंडिया की क्या मार्केट साइज होगी अभी? So makeup should be around 10 to 12,000 crores. And what is it globally? Globally आप लगा लो कि अगर यहाँ पर करीबन $1.25 बिलियन की है तो वर्ल्ड वाइड कम से कम नहीं तो 50 बिलियन तो होगा ही होगा। और जो पर्सनल केयर है ओवरऑल वो उससे 10 गुना बड़ा होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें और आती हैं, आपकी होलिस्टिक भी आती है, आपकी पर्सनल केयर भी आती है, आपकी डिओड्रेंट्स भी आते हैं, परफ्यूमरी भी आ जाती है। सब मिला के अगर हिंदुस्तान में 80,000 करोड़ की मार्केट है 80,000 करोड़ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की, तो मेकअप शुड बी 1/10 to 1/8 ऑफ दैट। और इसका 80,000 करोड़ का ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का क्या? सो मेकअप क्या है कि मेकअप क्योंकि हल्का होता है उसमें ऑनलाइन प्ले थोड़ा ज़्यादा है। प्लस क्या है कि मेकअप में आपको देर आर नो आई वुड से कोई भी ऐसा आइटम वो नहीं है जो क्लासिक्स होते हैं। क्लासिक्स का मतलब क्या होता है, जो ज़िंदगी भर एक ही टाइप में आपको मिलते हैं वो क्लासिक होता है। और जो फ्लेवर ऑफ द सीजन होता है, अ न्यू वाइन इन एन ओल्ड बॉटल और अदर ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। सो मेकअप में वो चलता है, ट्रेंड्स आते हैं ट्रेंड्स जाते हैं और खर्चा क्योंकि कम है और वैरायटी कम होती है तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से थोड़ा खेल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खेलने का मतलब क्या होता है कि किसी भी बंदे को अपने सुख से इतना सुख नहीं होता जितने किसी और के ग्रोथ से दुख होता है। सो ये दुख मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो प्राइस डिस्पैरिटी होती है वो दुख है एक ऑनलाइन और ऑफलाइन के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। भैया जो आप मुझे दे रहे हो सामने वाले को दे रहे हो चलेगा, बट आप मुझे कम दे रहे हो सामने वाले ज़्यादा दे रहे हो तो मैं आपको दर्द जो दोगे उससे 4 गुना दर्द मैं आपको वापस दूंगा ही दूंगा। सो उसमें क्या होता है कि क्योंकि कोई क्लासिक्स नहीं है, आप अपनी रेंज अलग बना सकते हो ऑनलाइन के लिए और एक ऑफलाइन के लिए। प्लस क्या है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय वेट कम है। प्लस क्या है, उसकी जो प्राइस पर ग्रामेज है मेकअप की बहुत हाई होती है, वेयर स्किन केयर की बहुत होती है। अब आप सोचिए कि मैं अपनी एक 75 रुपये की ब्लीच 100 रुपये की लॉजिस्टिक कॉस्ट नहीं लगा सकता, बट एक 500 रुपये की लिपस्टिक पे मैं 30 रुपये कोरियर दे सकता हूँ आराम से। सो मेकअप इज स्टिल आई वुड से इट्स गेटिंग 15-20% तक लेवल पहुँच गया ऑनलाइन और ऑफलाइन का। बट आज भी लोगों को शॉपिंग थेरेपी लगती है और उनको खुद से टच करना है, फील करना है, तब वो अपना चूज़ करती हैं। बट जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो इट शुड गेट बैलेंस्ड आउट। बट इन टर्म्स ऑफ स्किन केयर I still believe it is a logistical nightmare for the companies. You can't make money from small sizes online. बट इंडिया में अभी इस टाइम पे
कौन से ऐसे कोई ऐसी स्पेसिफिक कंट्री है विच इज़ लाइक फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर मेकअप प्रोडक्ट्स? सो ऑब्वियसली आपकी यूएस है, आपकी साउथ ईस्टर्न कोरियन कंट्रीज हो गई. ऐसा क्या डिफरेंस है, ये क्या क्या रीज़न है, व्हाई आर दे सो फेमस? सी दे आर फेमस फॉर वन सिंपल रीजन, दे आर मास्टर्स इन मार्केटिंग. जिसने मार्केटिंग कर ली, everybody has to be a pied piper. Like if you want to be a business owner, आपकी बोलने की कला, ओरेटरी हैज टू बी टॉप लेवल. जैसे मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, बट उनसे बढ़िया कोई ओरेटर नहीं. और आज वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर राष्ट्र नेता है. क्यों है? ही इज एन एब्सोल्यूट गॉड ऑफ ओरेटरी. सो इफ यू वांट टू बी entrepreneur, please work on your oratory. It is going to be your biggest tool to onboard investors, to onboard clients, to onboard your employees and your team members. तो मतलब अगर हम यूएस के मेकअप प्रोडक्ट्स और इंडिया के मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करें, तो द ओनली डिफरेंस इज नॉट इन द क्वालिटी, द मेजर डिफरेंस इज मार्केटिंग, द पुल दैट दे हैव क्रिएटेड. 100%. एंड इज द रीज़न ऑफ बीइंग, ये इतना जो पुल है या जो इमेजरी जिसको आपने स्टार्टिंग में भी बोला था कि बनानी पड़ती है, वो इसलिए है क्योंकि दे स्टार्टेड आउट अर्ली, उनके पास बहुत टाइम था ये क्रिएट करने का, एंड वी इंडियन होम ग्रोन ब्रांड्स इन द मेकअप हैव जस्ट स्टार्टेड आउट. इज दैट द So रीज़न? there are two reasons obviously. क्या होता है कि वहाँ पर कंज्यूमर बेस छोटा है, तो आपको महंगा बेचना पड़ता है. अच्छा. यहाँ पर बहुत जनता है, बट आपकी पर यूनिट इकोनॉमिक्स पुअर है. सेकंड क्या होता है, एक्सेस टू कैपिटल इंटरनेशनली इज वेरी वेरी लार्ज. एक्सेस टू कैपिटल टू इंडियन प्रमोटर इज वेरी डिफिकल्ट. प्लस क्या है कि आज अगर आप यूएस को मानते हैं, यूएस भगवान क्यों है दुनिया का? क्योंकि उसका मनी छापने की मशीनरी है, जिसको प्रिंट करता है, दुनिया भर में बांटता है, दुनिया भर की एसेट्स खरीदता है, दुनिया भर की एसेट्स में फिर स्क्वीज लाता है वापस से अपने इंटरेस्ट रेट ऊपर करके. वो सारा कैपिटल जो उसने छापा होता है और एसेट खरीद ली होती हैं, वो दुनिया भर का पैसा वापस उसके चला जाता है. और फिर एक राउंड आता है छापने का, और फिर वो ही रिपीट करता है. तो दुनिया भर में हम यूएस के लिए ही काम कर रहे हैं. अब जैसे जैसे पावर शिफ्ट होगा फ्रॉम यूएस टू जैसे चाइना हुआ, चाइना के बाद में आज इंडिया भी एक ग्लोबल हो रहा है, तो लाइफ बैलेंस आउट होती रहेगी. बट फिलहाल के लिए ऑब्वियसली यूएस determines what happens to the world, because they have the machinery with the Brent Woods agreement they had signed beautifully, and they are the money printers of the world. So they will always rule, because the access to capital is at 0 to 1% interest. Whereas हिंदुस्तानी जो बैंक पहली बार तो आपको देगा नहीं पैसा, और देगा तो 24% से कम में देगा नहीं, एक NBFC आपको. सो प्रैक्टिकली, और देगा भी तो राशन में देगा. अगर आपको ग्लोबल ब्रांड बनानी है, the access to capital has to be very big. So as interest rates will go down, as the startup economy will get bigger and bigger, as people will be more risk taking, the interest rates will go down for India also, and that is when global brands will be made. राइट. राइट. आपने बात की बहुत सारे मार्केटिंग मेथड्स की, राइट. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी काफ़ी आजकल ऑब्वियसली सोशल मीडिया बहुत पावरफुल तरीके से इज शेपिंग अप द वर्ल्ड, राइट, एंड शेपिंग अप स्पेशली द यूथ. एक तरीका तो रहता है कि हम रिटेल काउंटर्स पे फीमेल को रखें एंड दे ऑब्वियसली रिकमेंड आवर मेकअप ब्रांड्स. दूसरा तरीका है, मैंने बहुत रील्स देखी हैं जहाँ पे आजकल लोग मेकअप ऑनलाइन कर करके दिखा रहे होते हैं. हैव यू ट्राइड दैट? सो ऑब्वियसली अगर आपको रहना है एक मार्केट में, आपको सारे साम दंड वेव सब कुछ करना पड़ेगा. और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की रीच क्या होती है कि कोई भी चीज़ अगर आपकी वायरल हो गई, तो बहुत कम खर्चे में आप बहुत आगे पहुंच जाते हैं. Whereas the media is getting fragmented by the day, but the cost of acquisition of the same media is getting higher and higher. तो क्या है, आपको वही चीज़ खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, बट उसकी रीच कम होती जा रही है. और ऑनलाइन की क्या है कि रीच कम पैसे में आप पहुँच सकते हो. तभी आज एक गृहिणी या एक स्टार्टअप जो घर से भी चला रही है, उसके पास अगर सपने देखने की क्षमता है, तो उसकी रियलिटी भी हो जाती है. वेरएज पहले क्या होता था, जिसकी क्षमता टीवी पे आने की नहीं है, वो नेशनल ब्रांड नहीं बन सकता. करेक्ट. सो आज अच्छाई क्या है डिजिटल वर्ल्ड की, कि आप ओवरनाइट सक्सेस बन सकते हैं, बट उससे पहले आपको शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी. सो ये एक रीच है इसकी जो कोई मीडिया नहीं बीट कर सकता. आपने ट्राई किया इन्फ्लुएंसर कैंपेन? 100%. लाइक कैसे डिफरेंस लगा आपको कंपेयर टू टीवी एड्स जो आपने चलाए 2-3 साल? सो क्या होता है सर, मैं मीडिया का एक बहुत बड़ा विक्रेता भी हूँ. सो आई
वर्क विद मोर देन 100 टॉप ब्रांड्स ऑफ द कंट्री इन Right. द मीडिया स्पेस। तो मीडिया की हर एक की जो अच्छाई आपकी है। दूसरी कंपनी है। हाँ जी, हाँ जी, Right. जो बेमिसल मीडिया हमारी कंपनी है, Right. विच स्टैंड्स फॉर बार्टर, EMI एंड सेल्स फॉर मीडिया। बेसिकली उसमें क्या होता है कि हर मीडिया का अपना एक फ़ायदा है, एक नुकसान है और एक एंट्री प्राइस है। आज आपको अगर घुसना है डिजिटली, तो उसकी एंट्री कॉस्ट प्रैक्टिकली बहुत छोटी है। बट जो चीज़ पहले मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स थे आपके, वो बने माइक्रो, माइक्रो बन के नैनो। अब हर हर घर में एक आपका इन्फ्लुएंसर है। तो क्या होता है, कोई भी चीज़ जब कम होती है उसकी बहुत वैल्यू है, कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो जैसे डायमंड्स में क्या था कि हीरा है सदैव के लिए, बट वो रेयर था, तभी वो डायमंड था। आज लैब ग्रोन डायमंड्स ने डायमंड्स की हवा निकाल दी है, बिकॉज टू मच ऑफ प्रोडक्शन इज हैपनिंग। सो उससे क्या हो रहा है कि रेयरिटी की कीमत है। आज एंटरप्रेन्योर भी इसीलिए कौन है? लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। यस, प्लस क्या होता है कि जो एक एंटरप्रेन्योर है वो भी एक लिमिटेड एडिशन ब्रीड है। अगर आपकी स्किल सेट वो रेयर है तो आप कामयाब होंगे, बट आपका स्किल सेट सबकी तरह बराबर का है, जो इजीली एवेबल है, आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं तो आपको बहुत जल्दी पराजय होगी और आपको अगर विजय चाहिए सस्टेन्ड, तो आपको अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा ऑल द टाइम। ओके, ये जो बार्टर EMI सेल्स वाला जो मेथड है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या ब्रांड्स होते हैं, बार्टर डील्स करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, और कोई एग्जांपल अगर आपके पास है तो। सो बार्टर बेसिकली क्या होता है सर कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल मेरा कॉस्मेटिक ब्रांड है, हाँ जी, हाँ जी, मैं आपके पास आया, हाँ जी। मैंने बोला कि मुझे इसकी मार्केटिंग करनी है, अब आप मेरी कैसे हेल्प करोगे? सो मैं बोलूँगा सर, आपने हमें अपना माल दिया, हम आपसे आपके माल के पैसे नहीं देंगे और हम आपको जो मीडिया देंगे उसके बदले, जिसमें विज्ञापन आपका ऐड टीवी का हो गया या प्रिंट का हो गया या होर्डिंग हो गया, रेडियो ऐड होगी, कुछ भी हो गया, उसके हम आपसे पूरे पैसे नहीं लेंगे, बट हम आप एक छोटा फ्रैक्शन लेंगे जिसको हम बोलते हैं बार्टर कमीशन। ओके। तो हम क्या करते हैं कि वही 100 रुपये एक बंदे से ना लेकर उस 100 रुपये को हम 10 बंदों से लेते हैं। अच्छा, तो हम फ्रैक्शन लेते हैं, आपसे 10% कमीशन ली तो हमने आपसे 10% फ्रैक्शन लिया उसमें से। एग्जांपल इसमें और थोड़ा सा ऐड करते हैं। आपने मुझे बोला कि मैं आपके ब्रांड की टीवी ऐड चलाऊंगा, हाँ जी, ठीक है, मैंने आपको अपने प्रोडक्ट दे दी, उस प्रोडक्ट के लिए आपने मुझे एक टीवी ऐड का बता दिया कि यार आपका टीवी ऐड होगा और मैं आपसे लेट से 10 रुपये लूँगा उस हाँ ऐड जी, के। हाँ जी, हाँ जी। अब आगे उसमें क्या होगा? सो क्या होता है कि आपने बोला कि हमें आपको 1 रुपये का माल, 1 करोड़ रुपये का माल देना है और हमें 1 करोड़ की ऐड लेनी है। सो उस 1 करोड़ का जो मीडिया की कॉस्ट है, जो कुछ भी हो सकती है, वो मेरी कला है कि मैं कितने में खरीदता हूँ उसको पैसे देकर। तो अगर मैंने इसको खरीदा 100 रुपये में ही, मतलब 1 करोड़ में ही, और मुझे सिर्फ 10% मिल रहे हैं, तो मुझे कम से कम 10 महीने से लेकर 12 महीने तक अपनी रिकवरी करनी पड़ेगी पैसे की। वही मेरी बाइंग अच्छी है तो शायद मुझे उसमें 3-4 महीने लगे हैं सिर्फ कमीशन से अपने पैसे निकालने के लिए। प्लस क्या होता है, पैसा देने में हर कंपनी की दिक्कत आती है, दर्द होता है उनको, और माल देने में किसी दर्द नहीं होता, क्योंकि माल में आपका मार्जिन भी होता है। राइट। सो इसमें हम क्या बोलते हैं कि हर बंदा अपनी कॉस्ट से सोच रहा है, वो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से नहीं सोच रहा। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी होती है? जिसकी ब्रांड होती है। जिसकी ब्रांड ही नहीं है उसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। तो बार्टर में भी क्या होता है कि जो माल बिकता है उसके टेकर्स हैं, जो माल नहीं बिकता चाहे कितना भी खूबसूरत हो वो माल नहीं बिक सकता। तो हम अपने 100 रुपये निकालने के लिए अपने 10 रुपये निकालने के लिए 100 रुपये ब्लॉक नहीं करेंगे। सो इट हैज़ टू बी अ वेरी इवन गेम। बट उसमें गेम क्या होती है नॉर्मली कि या उस प्रोडक्ट को आपने सैम्पल करना है, ब्रांड की पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, या उस ब्रांड में आपने ओवर प्रोडक्शन कर लिया, आपको निकालना है माल को, या आपने नए ट्रायल जनरेट करने हैं, तो आप तब बार्टर करते हैं। सो बार्टर इज अ गेम वेयर इट्स लाइक इन अ रिलेशनशिप जैसे होते हैं, देयर आर 3 फेजेस। देयर इज अ फ्लर्टिंग स्टेज, देयर इज एन एंगेजमेंट स्टेज, एंड देयर इज मैरिज। सो बार्टर इज द फर्स्ट स्टेज वेयर यू आर फ्लर्टिंग विद ईच अदर इन अ वेरी वेरी नॉन सीरियस मैनर। आप अपना माल एक बार देंगे, शायद अगली बार ना दें, और मैं अपनी मीडिया दूंगा, शायद अगली बार ना दूंगा अगर मैं आपका माल ना बेच पाया। बट क्योंकि आपके माल में मार्जिन है और मेरे मीडिया में मार्जिन है, हम दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं। सो वो होता है। दूसरा हमारा इसी में मॉडल क्या होता है, उसको हम बोलते हैं EMI। EMI क्या होता है? बार्टर नॉर्मली ब्रांड्स कौन करती हैं? जो मेजरली या तो D2C होती हैं या आपकी ब्रांड मेन स्ट्रीम होती हैं। एक लाला ब्रांड नॉर्मली बार्टर में विश्वास कम रखती है, बिकॉज मीडिया कौन लेगा? जिसको ब्रांड बनानी है। और एक लाला की नॉर्मल माइंडसेट जो अब चेंज हो रही है, अच्छी बात ये है, वो है कि भैया मुझे ब्रांड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, मुझे सेल में इंटरेस्ट है। तो सेल में क्या होता है कि नॉर्मली बहुत कमोडाइज प्रोडक्ट बनाता है जिसकी विक्रेता का अपसाइड नहीं है, बट डाउनसाइड भी बहुत कम होता है। ब्रांड में क्या होता है? डाउनसाइड
भी होता है और अपसाइड भी होता है। अगर ब्रांड चल गई तो भैया 10 रुपये का माल 50 रुपये में बिकता है। और कमोडिटी में क्या होता है कि अगर आपकी 10 रुपये का नॉन ब्रांडेड माल है तो उससे 12 रुपये का माल आपका ब्रांडेड में होगा, तो अपसाइड कम है। बट वो 10 रुपये का माल फेल भी हो गया तो 9 रुपये में बिक जाएगा आपका, क्योंकि कमोडिटी है। कमोडिटी है। वेयर एज जो ब्रांड है, जैसे लिपस्टिक आपकी 20 रुपये में बनती है और 100 रुपये की अगर भाव है, उसकी वैल्यू कब है जब वो ब्रांड एक्सेप्ट करे कोई। और वो ब्रांड एक्सेप्ट ना करे तो 20 रुपये भी नहीं आपको मिलेंगे। परसेप्शन का गेम है। परसेप्शन की गेम है, आपकी रीच की गेम है, आपकी क्वालिटी की गेम है, आपकी सबकी गेम है। सो इट्स अ डिफिकल्ट। एंड EMI में हम क्या करते हैं कि हम जो लाला कंपनीज जिनको मीडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, हम उनको बोलते हैं सर हम आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस नहीं है, हम न्यू SaaS हैं। सो उसको हम क्या बोलते हैं, वी आर गिविंग यू सेल्स एज अ सर्विस, कि हम आपका माल बेच सकते हैं। हमारे मल्टीपल नेटवर्क्स हैं माल बेचने के, जनरल ट्रेड है, मॉडर्न ट्रेड है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है, ओपन ट्रेड है, होटल्स के अंदर हमारी नेटवर्किंग है, न्यूज़पेपर सर्कुलेशन ड्राइव्स में हमारी नेटवर्किंग है, क्रॉस कॉर्पोरेट में हमारी नेटवर्किंग है, गिफ्टिंग में हमारी नेटवर्किंग है, ट्रेड फेयर्स मैनेजमेंट हम करते हैं। सो हम आपका माल बेच सकते हैं, प्रोवाइडेड आप हमें एक अच्छा डीप डिस्काउंट दें। हम आपको एक मोटा वॉल्यूम देकर भी आप डिस्काउंट देंगे, और हम आपको बेसिकली पैसा देंगे EMIs में। माल आपसे पहले दिन लेंगे और पैसा आपको EMIs में देना है। तो इस EMI से क्या होता है कि हम अपने टाइम को करेंसी मान लेते हैं। इतना माल बेचने की क्षमता हमारी भी नहीं अगर आपकी नहीं है तो, जो ब्रांड का विक्रेता है। बट क्या है कि हमारे नेटवर्क में हम उसको अपने खरीदते पैसे के फॉर्म में हैं, बट हम दे देते हैं उसको बार्टर के फॉर्म में। बार्टर के फॉर्म में क्या होता है, कंजम्पशन 10 गुना बढ़ जाती है। मतलब आपको अगर इसके कॉरलरी दूं तो जब आप 100 रुपये का नोट देते हैं किसी को और जब आप 1000 रुपये का क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, आपको दर्द बराबर का होता है। और बार्टर में गेम एक नॉच और ऊपर चली जाती है कि मैं अगर आपको 10,000 के कूपन्स दूं शॉपिंग करने के लिए, तो शायद उस पर आप 1000 रुपये की शॉपिंग ना करें कैश में, बट 10,000 की शॉपिंग आप कुछ सेकंड्स में ही कर लेंगे, बिकॉज आपको वो पैसे की परसेप्शन नहीं दिख रही है। करेक्ट। और आपने उसमें अपना माल दिया है जो शायद आपसे उस समय नहीं बिक रहा था। सो हम उस इकोनॉमिक जो डिवाइड है उसको प्ले करते हैं और खरीदते मॉनिटरी टर्म्स में हैं, दे देते हैं बार्टर में, और बार्टर में हमें एक मिलती है कमीशन जो हर स्वैप पे मिलती है। तो जो ये कमीशन बार बार हमें आती है वो हमारी EMI के पे आउट को पे कर देता है। सो दैट इज दी ब्यूटी ऑफ अलाइनमेंट ऑफ बार्टर एंड EMI, वेयर हम ब्रांड्स को 1 से लेकर 100 करोड़ की सेल देने की क्षमता रखते हैं, प्रोवाइडेड वो 1 करोड़ रुपये हमें उनको 8.25 लाख रुपये महीने के हिसाब से 12 महीने में देने की हमें कन्वीनियंस मिल रहा है ब्रांड से, और एक डीप डिस्काउंट मिल रहा है। राइट। आपने बोला अगर ब्रांड हो हाँ, तो 20 की लिपस्टिक भी आप 100 में बेच सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बट ब्रांड बनाना कैसे होता है? सो ब्रांड में क्या होता है कि जैसे हमने आई वुड से ब्रांड पहले होती थी टॉर्टोइज गेम, और ब्रांड जो आज है वो है रैबिट और टॉर्टोइज गेम। ओके। आपको भागना भी पड़ेगा, स्टैमिना भी बहुत होना पड़ेगा, और पेशेंस भी होनी पड़ेगी। सो आपको जो पहले आप 5 किलोमीटर की स्पीड से आप 100 किलोमीटर कर सकते थे तो कोई आगे नहीं निकलता था, क्योंकि आप 100 किलोमीटर पहुंचने वाले ही बहुत कम होते, तो ब्रांड तब बनती थी। अब क्या है कि आपको तेज़ भागना है, बिकॉज आपके साथ में बहुत लोग और हैं जो तेज़ भाग रहे हैं, और जिसका स्टैमिना चलेगा वो क्रॉस लाइन करते हैं। और बहुत सारे ब्रांड ऐसे होते हैं जिनमें इतना पोटेंशियल होता है बट स्टैमिना और पेशेंस की कमी होती है। बट हाउ डू यू बिल्ड अ ब्रांड? मतलब मेरे पास पैसा भी है मान लीजिए, बट क्या ऐसी एलिमेंट्स होते हैं जो एक ब्रांड बना देते हैं एंड डिफरेंशिएट कर देते हैं कि यार ये ब्रांड है? हाउ डू यू क्रिएट अ ब्रांड? सो एक तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इमोशनल कनेक्ट। क्या होता है कि जैसे आज मोदी जी ब्रांड क्यों हैं, वो इतने अच्छे ओरेटरी करते हैं, इतने अच्छे काम करते हैं कि वो दिलों में बस गए हैं, वो हमारे भगवान बन चुके हैं हमारे दिलों में। सो अच्छी बोलने की एक कला एक ब्रांड के पास भी होनी चाहिए, कि आपका जो कम्युनिकेशन है टू द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो वेरी वेरी प्लीजिंग टू द ईयर एंड द आइज। आप वो बोल रहे हो, जैसे क्या होता है कि आज की जो ऑडियंस है वो यंग ऑडियंस है जो रियल खरीदार है। सो उनको अगर आप सिर्फ एक वर्च्यू बेचोगे वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वर्च्यू ऐसी चीज़ होती है जो बहुत लेट से आपके जहन में घुसती है, और जो वाइस होती है वो बहुत जल्दी घुस जाती है। जैसे आप पढ़ाई करेंगे आपको नींद आएगी आएगी, और जब मस्ती करते हैं तो वही नींद कोसों मील दूर चली जाती है। सो आपने अपने ऑडियंस को वो चीज़ देनी है जो वर्च्यू है उनके लिए, बट इन द फ्लेवर ऑफ अ वाइस। मतलब उनको नॉलेज भी देनी है बट मस्ती कराते भी करानी है। तो मस्ती नहीं कराई तो आप ब्रांड नहीं बना सकते। तो तभी आज की जीवन में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ये रील्स हैं, जो ये मीम्स हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं कि भैया मैसेज सबको पता है, आज सब ज्ञानी है। पहले लोग अखबार पढ़ते थे ज्ञान के लिए, आज आपके
मोबाइल फ़ोन पे फीड आ रहा है हर मिनट हर सेकंड। तो आज आप कोई भी चर्चा देखेंगे ना, आप बोलेंगे कि तूने सुना है, तो वहीं पर वो आपका शब्द काट देगा, क्योंकि उसने भी सुना है, उसने भी देखा है। सो मज़े वाली चीज़ डिस्कशन का पार्ट बन जाती हैं, और ह्यूमन बीइंग्स को दो चीज़ों की हमेशा ज़रूरत रहेगी। वन इज़ ब्रेड, वन इज़ तमाशा। आपको खाना भी बढ़िया मिलना चाहिए और आपको बातचीत करने के लिए कोई तमाशा मिलना चाहिए, तो आपकी कम्युनिकेशन चलती रहेगी, आप ह्यूमन बीइंग की तरह फंक्शन करेंगे। सो आपने अगर तमाशा दिखाना है तो वर्च्यू बेच रहे हो अपना माल, बट आपने अगर बोरिंग तरीके से दिखाया, आपको कोई नहीं खरीदेगा। सो ब्लेंड ऑफ वर्च्यू एंड वाइस, एंड ऑब्वियसली मसल पावर टू keep on feeding them the same thing all the time in a different flavor altogether. So that is there. एक काफ़ी अच्छा ऑब्वियसली मार्केटिंग में आपने भी इनफैक्ट थोड़ी देर पहले ये बात बोली थी, 4 P's जो हम बोलते हैं मार्केटिंग का, राइट? प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेसमेंट हो गया और पोजीशनिंग हो गया, राइट? प्लेसमेंट हमारा हो गया सारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कहाँ कहाँ पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। प्राइस हो गया कि हम डिफाइन करते हैं कि हमें कितने में लग्जरी रखना है, मिडिल क्लास लोगों को अपील करने के लिए मिड लेवल प्राइस रखना है। प्रोडक्ट हो गया कि हम बना क्या रहे हैं, राइट? प्रोडक्ट है क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, किस एग्जैक्टली करता क्या है प्रोडक्ट हमारा। फिर आ गया हमारा पोजीशनिंग, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ब्रांड कैसे बनाना है, वो इमेजरी कैसे क्रिएट करनी है। ये 4 P's, आपको लगता है इसके अलावा भी कोई P है मार्केटिंग का? सो ऑब्वियसली सीक्रेट सॉस होता है, बट वो सीक्रेट सॉस सीक्रेट ही रहना चाहिए, वरना फिर वो सीक्रेट रहेगा नहीं, तो फिर आपको भी कोई एडवांटेज नहीं है। सो हर चीज़ में हर ब्रांड का एक एक्स फैक्टर होता है, और मेकअप में जैसे कहते हैं हाईलाइट योर स्ट्रेंथ्स एंड कंसील योर वीकनेसेस। सो जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आप 4 चांद लगा दीजिए, और जो वीकनेस है उसको बहुत तसल्ली से कारपेट के अंडर आप डाल दीजिए, पता भी ना चले, बिकॉज आपका जो कंपटीशन है वो उस ताक में है कि आपकी उस अंडर द कारपेट जो गंद पड़ा हुआ है उसको कैसे वो दुनिया के सामने उसको विस्तृत करे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दैट। एंड व्हाट अबाउट पैकेजिंग? पैकेजिंग का क्या रोल रहता है? बहुत रोल है, मतलब पैकेजिंग आई थिंक इज़ नाउ, क्या होता है ना कि कोई चीज़ अगर आपको रिझाएगी नहीं पहली बारी में, अगर उसकी तस्वीर सुंदर नहीं है तो उसकी तासीर कैसे समझाओगे? सो तस्वीर तो पैकेजिंग ही है। सो आपकी पैकेजिंग को उस ऑडियंस के लिए रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आप अगर दवाई बेचते हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा ग्लैमरस भी बना दी तो ऑडियंस को लगता है यार ये तो कुछ ज़्यादा ही ग्लैमरस है, क्या मेरा दर्द ठीक करेगी? सो वो सोच शायद हमारे लाखों साल की सोच में इंग्रेंड है, उसे समय लगेगा चेंज होने में, बट जो बंदे रिस्क लेते हैं उसको चेंज करने के लिए, शायद वो आज सोचो आपकी एक पैकेजिंग फार्मा की हो जाए ब्यूटी की तरह, वो होने को सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर भी हो सकती है, सबसे ज़्यादा फेलियर भी हो सकती है। सो ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो होती है, और पैकेजिंग मैंने क्या बोला, आज आप कोई भी, जैसे आप शादी के बाज़ार में आप बहुत बड़े एक हॉट एंट्रेंट हैं, आपको कितनी भी अच्छी लग रही हो लड़की, अगर वो आपकी आंखों को प्लीजिंग नहीं है, आप शादी नहीं करेंगे, एंड वाइस वर्सा। सो तस्वीर पहले आती है, तासीर बाद में आती है। बट बोला उल्टा जाता है, हाँ, बट किया वही जाता है जो एक्चुअली में है। सर मैंने क्या बोला ना, आपको हमेशा वर्च्यू बेचा जाता है, बट मज़ा आपको वाइस में आता है। सो पढ़ाने वाले का भी कोई ना कोई लालच होता है, और पढ़ने वाले का भी कोई ना कोई लालच होता है, राइट? तो दैट इज़ व्हाट मार्केटिंग इज। आपने और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपने हाउस ऑफ ब्रांड्स उसके अंदर आप कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, राइट? मल्टीपल ब्रांड्स के ऊपर आपने काम कर रहे हैं। Nutki is one of the brand that you've worked with. Yes. Nutki is an online, नहीं, it's online and offline both. Online, It's a offline brand. omni-channel brand. omni-channel brand, जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं। गोरमेट ड्राई फ्रूट्स जो Gourmet शुरू dry में हम बेच रहे हैं बेसिकली आपके फ्लेवर्ड, जैसे आपका रोज आमंड फ्लेवर है, एक हमारा शाही पान बट फ्लेवर ऑल ऑफ अ सडन आपने क्यों ये चूज किया कि व्हाट वाज द रीजनिंग बिहाइंड फाइंडिंग दिस गैप? सो अभी क्या हो रहा है इंडिया में, हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। क्या होता है, हर टाइप की जो आप कंजम्पशन करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होता है आपकी हाउस होल्ड इनकम का और आपकी कंट्री की इनकम का, पर कैपिटा इनकम जिसे बोलते हैं। सो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, ड्राई फ्रूट कंजम्पशन इंडिया में बढ़ रहा है, और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और अगर वो कंजम्पशन एट पार आ गई यूएस में, द ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री विल बी अराउंड 2 to 3 लाख करोड़। ओके, सो अभी हमारी कंजम्पशन जो है पूरी हिंदुस्तान में इज़ वेरी वेरी मिनिस्क्यूल, प्रॉब्ली अराउंड साल के 200 ग्राम, वेयर एज वर्ल्ड वाइड ये 8.5 किलो है साल का।
तो 200 ग्राम और 8.5 किलो 17-18 गुना, जितने भी 40 गुना का फ़र्क है आपका। राइट। तो 40 गुना का फ़र्क कब पूरा होगा? जब उसकी अफोर्डेबिलिटी होगी, उसकी आदत लगेगी। सो ड्राई फ्रूट इज़ अ हेल्दी स्नैकिंग। उसमें वाइस भी है, उसमें वर्च्यू भी है, उसमें मज़ा भी है और उसमें कामयाब चीज़ें भी हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बड़ा करती हैं, आपकी हेल्थ को अच्छा करती हैं। सो उसमें हमने फ्लेवरिंग करके क्या कर दिया कि हमने वाइस को अट्रैक्ट किया है और वर्च्यू उसके अंदर है ही है। साथ में क्या है कि एज अ मार्केटर, अगर मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप कमोडिटी में जाते हैं अपनी इनिशियल जर्नी में, आप फेलियर पक्का हो गए होगा, बिकॉज आपको लाखों करोड़ों पीस बेचने पड़ेंगे अपने शुरू के कॉस्ट निकालने के लिए। Right. वही अगर आप किसी कमोडिटी को निश फ्लेवरिंग देते हैं तो उसी कमोडिटी की एक नेचुरल वॉल्यूम है, डिमांड है, जिसमें आपकी निश फ्लेवरिंग से आपका मार्जिन बढ़ जाता है। तो उस मार्जिन आपकी वॉल्यूम की पॉसिबिलिटी को बैलेंस आउट कर देता है। अगर आपका वॉल्यूम भी नहीं है और मार्जिन भी नहीं है, फिर तो आप डूम्सडे के लिए आप जा ही रहे हैं आगे। इसीलिए आपने बोला कि हमेशा स्टार्ट लग्जरी से करना चाहिए। 100%। थोड़ा प्रीमियमाइज्ड हो, थोड़ा निश उसकी आउटलुक हो, सो दैट आपकी ऑडियंस बेस छोटा होगा बट आपको ज़्यादा पैसे देगा। बट अभी तक क्यों ऐसा कोई ड्राई फ्रूट का सक्सेसफुल इंडियन ब्रांड नहीं है? देयर आर मेनी ब्रांड्स इन आटा। पहले आटे के भी कोई ब्रांड नहीं हुआ करते, बट अब नाउ आशीर्वाद ऑफ द वर्ल्ड हैव टेकन ओवर। अभी इंडिया में ड्राई फ्रूट का ब्रांड अभी तक क्यों नहीं था? नहीं, सच अभी आई थिंक देयर हैव बीन वेरी गुड अपस्टार्ट्स। आई थिंक हैप्पिलो इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, सो इज फार्मले, सो इज अदर पीपल आल्सो। सो वो बेसिकली कमोडिटी ट्रेडिंग में है, मतलब वो उन्होंने माल खरीदा वॉल्यूम पे, पैसे के दम पे, और उन्होंने पैकेजिंग पैकेज करके करके उन्होंने उसको रिटेल फॉर्मेट में डाल दिया। हमारा क्या है कि हमें पता था कि हम उनसे बिना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के कम्पीट नहीं कर सकते, बिकॉज एक तो आप लेट एंट्रेंट हो उस कैटेगरी में, सेकेंडली देर इज नथिंग विच डिफरेंशिएट्स इट। यू नो, अ गुड पैकेजिंग, अ गुड प्राइस एंड गुड मार्जिन टू द ट्रेड इज़ वेरी क्रिटिकल। सो हमने अपनी एक निश कैटेगरी चूज़ किया कि छोटे पैसे में भी आप अपना एक नाम बना सकते हैं, और फॉर्चुनेटली वी हैव बीन मेड able to make a fantastic name in flavored dry fruits, you know, and so you're selling it through offline channel offline also and online also. It's doing fantastic online, it is doing fantastic offline, it is doing super fantastic in the gifting business. मतलब institutional हमारे दीवाने हैं, एंड हमें उम्मीद है कि हम पहले साल के ऑपरेशन में करीबन 30 से 35 करोड़ का टर्नओवर करेंगे सिर्फ नटकी में, जो भी एक अच्छे मार्जिन वाले प्रोडक्ट में, क्योंकि हमने इसमें फ्लेवरिंग डाल दी है। राइट। Whereas for a brand who has not taken any outside money to do this kind of turnover is difficult. एक बहुत अच्छी बात बोली आपने, इंस्टीट्यूशन हमारे दीवाने हैं, राइट। तो हाउ डू यू रीच आउट टू इंस्टीट्यूशन? अगर मुझे आज एक ब्रांड ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना है जिसका होरेका सेगमेंट में ही मेजरली, इज दैट द सेगमेंट दैट यू आर? Horeca and corporate gifting, yeah. होरेका एंड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। होरेका जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं, होटल्स, रेस्टोरेंट And catering. एंड केटरिंग जो होता है उसको होरेका बोला जाता है, Yes. राइट। एंड कॉर्पोरेट विच इज़ रेगुलर कंपनीज एंड बिजनेसेस। हाँ जी। बट सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इन एचआर्स को भी बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं, रोज़ रीच आउट करते हैं कि हमारा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में ये आप प्रोडक्ट लो। Yes. डिफरेंशिएशन कहाँ है? So differentiation again वही मैंने बोला कि अगर आप बहुत निश कैटेगरी करते हैं तो उसका प्राइस बहुत होता है, तो क्या उनके बजट में आ रहा है, और वही कमोडिटी में आपने निश फ्लेवरिंग करी तो आप गेम खेल सकते हो, और वही आपने कमोडिटी दी तो ना लेने वाले के पास कोई मार्जिन है ना देने वाले के पास कोई मार्जिन है। सो मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि जो भी आप चीज़ करें उसमें आप हमेशा घुसें विद अ लिटिल कमोडिटाइज कैटेगरी विद अ निश आउटलुक टू इट। अगर आप निश में चले गए तो मार्केट साइज इतनी छोटी है कि आप बड़ा ही नहीं कर पाएंगे। बड़ा आप करेंगे, मज़े कोई और ब्रांड लेके जाएगा, बिकॉज एफर्ट आपका होगा, एक ब्रांड का कैटेगरी एक्सपेंशन होगा, और तब तक आप में स्टैमिना खत्म हो चुका होगा। आप इनको रीच आउट कैसे करते हो बिजनेस? सो रीच आउट क्या होता है कि सर हम अपने पूरे नेटवर्क की स्ट्रेंथ को कर देते हैं कि हमारे पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं, और मल्टीपल बिजनेस में हमारे वही जो सप्लायर हैं वो किसी और ट्रेड में हमारे बायर हैं। सो हमारी इंटरेक्शन बहुत हो रही है। प्लस क्या है, वी हैव अ हैवी नेटवर्क ऑफ ब्रोकर्स ऑल्सो। क्या होता है, ब्रोकर ऐसा आदमी होता है जो बिना आपसे हर रोज़ की तनख्वाह लिए एक बिजनेस चला रहा है आपसे, और उसका बिजनेस तभी कामयाब जब वो आपको धंधा ला के देगा। तो वो आपसे 10 गुना ज़्यादा क्षमता में काम करता है और अपने पूरे नेटवर्क को आपके सामने बेयर ओपन कर देता है। सो यू नीड टू हैव अ फ्लीट ऑफ ब्रोकर्स, यू नीड टू हैव अ फ्लीट ऑफ योर ओन पीपल ऑल्सो। ये ब्रोकर मतलब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में होते हैं स्पेसिफिक? सब में होते हैं, हर धंधे में होते हैं, हर चीज़ में ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर वो होते हैं जिनको किसी के अंडर काम नहीं करना, बट जिनके पास पैसे नहीं है अपनी खुद की का ब्रांड प्रोडक्ट नहीं है, खुद का ब्रांड नहीं है, yes. सो वो किसी और का प्रोडक्ट लेके आगे सेल करते हैं। Yes. दे आर लाइक योर सेल्स एजेंट। 100% sales agent. Okay. 100%. So we believe that they are your secret armies
who win the war for you. बट ये ब्रोकर्स ढूंढते कैसे हैं? आप ये कला अगर सब बता देंगे तो फिर कुछ हमारे लिए भी नहीं बचेगा, बट ये है कि अपने आईज ईयर्स ओपन रखिए, जितना मोहब्बत आप अपने बायर्स को देते हैं उतनी मोहब्बत अपने सप्लायर्स को दीजिए, बिकॉज सप्लायर्स आपको वो सिखा के जाएगा जो आपका बायर आपको कभी नहीं सिखा के जाएगा। वैसे तो मुझे इसका आंसर मिल गया है कि आपने लग्जरी गिफ्टिंग में एक और बिजनेस शुरू किया हुआ है फैबलोए करके। ऑलरेडी आपने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं कि लग्जरी क्यों करते हो आप, Yes. बट इज देयर इन एनी अदर रीज़न व्हाई यू स्टार्टेड अ लग्जरी गिफ्टिंग बिजनेस आल्सो? सो अगेन सेम लॉजिक ऑब्वियसली ये है कि शुरू में आपका कस्टमर इतना बड़ा नहीं होगा और आपको अपना घर चलाना है, तो या तो आप मार्जिन कमा लीजिए या वॉल्यूम कमा लीजिए। मार्जिन आपको मिल सकता है, वॉल्यूम आपके टाइम बाउंड होता है, वो आपके जर्नी में 3-4-5 साल बाद ही आएगा। तो आपका वो स्टैमिना जो 99% फेलियर होते हैं कॉर्पोरेट बिजनेस में क्यों होते हैं? बिकॉज यू रन आउट ऑफ स्टैमिना। ना आप में कोई कमी होती है इन टर्म्स ऑफ योर टैलेंट, ना आपके एक्सपीरियंस में, स्टैमिना रन आउट हो जाता है। तो स्टैमिना रन आउट बचाने से बेटर लगे है कि कुछ अपनी पावर बनाइए, पहले हाई बूस्टर शॉट्स लीजिए जो आपके मार्जिन हैं, फिर जैसे पावर बढ़ जाए तो अपनी मार्केट को एक्सपैंड करते जाइए। सो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के बारे में, राइट? वो भी बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है, बिजनेस है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन है क्या एग्जैक्टली? सो कॉम्बिनेशन का जो जेनेसिस है, हमारे जो बेमिसल मॉडल, इसमें हम 3 तरीके से माल सोर्स करते हैं। हमारे पास पावर भी आती है और पावर के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। पावर ये आती है कि हमारे पास वो प्राइस आया था जो शायद ब्रांड के आस भी कई बार नहीं हो पाता, उस प्राइस बेचने का। अगर हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कर पाए, कई बार लीकेजेस हो जाती हैं, तो क्या आप किसी की भी प्राइस की मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो जब कॉम्बिनेशन हमारे जहन में आया, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि आज एक सीईओ, एक ओनर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अपने प्राइस को कैसे मेंटेन करे ऑनलाइन और ऑफलाइन और बाकी ट्रेड नेटवर्क्स के अंदर। सो कॉम्बिनेशन एक स्टोरी है जिसमें हम, एक ऑडियंस है जो ऑनलाइन की, उसको डिस्काउंट चाहिए और ऑफलाइन वाले को वैरायटी चाहिए। सो हमने कॉम्बिनेशन, और अपने जो सीईओ साहब हैं और जो हमारे ओनर्स हैं अलग अलग ब्रांड्स के, उनको अपना ज़ीरो हेडेक वाला धंधा चाहिए, जिसमें मुझे ये कॉल ना है कि भैया मेरा प्राइस इतने में बिक रहा है वहाँ ऑनलाइन, हाँ मुझे ऑफलाइन में मार्जिन नहीं दे रहे। सो हम क्या करते हैं कि इसमें हमारे 2 फॉर्मेट्स हैं, एक है मेक योर ओन कॉम्बो और एक फॉर्मेट है जिसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड कॉम्बो। मेक योर ओन कॉम्बो फॉर अ यूजर, फॉर अ जो यूजर खरीदना चाह रहा खरीदा है। जाता है, जिसको बेसिकली मेक योर ओन कॉम्बो में क्या होता है, डीप डिस्काउंट होता है, बट खराबी क्या होती है कि आप उस कॉम्बो को चेंज नहीं कर सकते। वो एज पर दी एडवाइजरी एंड एक्सपीरियंस ऑफ दी ब्रांड, जो हमारी कंपनी है वो अपने एक्सपीरियंस से बेस्ट पॉसिबल कॉम्बोज बनाती है। सो उसमें क्या है, क्योंकि आपको हमने डीप डिस्काउंट देना है, आपकी ऑनलाइन मेंटो माइंड से आ रहे हैं, उसमें हम आपको कॉम्बो चेंज करने की चॉइस नहीं दे सकते। सो वहाँ क्या होता है कि आपने 100 रुपये के 3 ब्रांड्स को बंडल किया कॉम्बो के फॉर्म में और 300 रुपये उनका कलेक्टिव एमआरपी है। अब आपने उसको बेचा लेट्स से 125 रुपये में, तो एज अ यूज़र, एज अ ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर और एज अ ब्रांड का ओनर आप ये नहीं बता सकते कि किस ब्रांड ने डिस्काउंट किया। सो कॉम्बो की ये सबसे बड़ी स्टोरी है कि प्राइस की एम्बिग्यूटी बनी रहती है, कंज्यूमर एक्साइटेड है बट ट्रेड रो नहीं रहा, और सीईओ और ओनर को सुबह सुबह की कॉल ये नहीं आ रही सर क्या कर रहे हो आप। सो ये हो गया आपका प्री डिफाइंड कॉम्बो। एक हमारा फॉर्मेट होता है जिसको हम बोलते हैं मेक योर ओन कॉम्बो। मेक योर ओन कॉम्बो में क्या होता है कि मुझे आपकी चॉइस का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरी चॉइस का प्रोडक्ट चाहिए। सो हमने इसमें क्या करा कि आप अपनी चॉइस का प्रोडक्ट लीजिए, हमारे पास 500 ब्रांड्स डिस्प्ले पे हैं, उनके हर एक के 100 हज़ार आइटम डिस्प्ले पे हैं। आपका ये बहुत मोटी वैरायटी है चूज़ करने के लिए। जो आपको ब्रांड डिस्काउंट दे रही है, जो मुझे भी दे रही है और किसी अच्छे बड़े मॉडर्न ट्रेड को भी दे रही है, आपको सेम चीज़ मिलेगी। और हम अपने मार्जिन में से आपको 1000 रुपये की मिनिमम शॉपिंग एंड हाईएस्ट स्लैब हमारा 20,000 रुपये के ऊपर है। तो 1000 रुपये में अपने मार्जिन में से हम 20% ऑन एमआरपी आपको फ्री देते हैं, जो आपको कोई भी और रिटेलर नहीं देगा। एक मॉम एंड पॉप तो इसलिए नहीं दे पाएगा कि उसको मार्जिन मिलेगा ही नहीं इतना, राइट। और उसको इवन वो ब्रांड डिस्काउंट भी नहीं मिलेंगे, ब्रांड ऑफर्स भी नहीं मिलेंगे। और एक मॉडर्न ट्रेड को पावर होगी खरीदने की, मोटा माल बड़ा माल खरीदने की, और डिस्काउंट भी मिल जाएगा ब्रांड से, बट उसको ये मैंडेट नहीं मिलेगी ब्रांड से कि आप मेरे प्राइस को इससे सस्ते में बेचिए।
सो उस फॉर्मेट में हम कहते हैं कि अगर आपने 1000 में किया तो आप 20% के हकदार हो जाते हो फ्री इन्वेंट्री के MRP पे। बट अगर आपने 20,000 तक शॉपिंग ली और बियॉन्ड, आपको ब्रांड का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, साथ में 20,000 रुपये का MRP का प्रोडक्ट फ्री, 100% एक्स्ट्रा। ओह, ओके। ये आपको हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया भर में आपको कोई नहीं दे सकता। अभी वो हमारी किस सीक्रेट स्केल पे आ गया है कॉम्बिनेशन? सो कॉम्बिनेशन आज के डेट में करीबन 23 स्टोर हो चुके हैं हमारी जो ऑफलाइन? ऑफलाइन स्टोर्स हैं, और ऑनलाइन भी हमारा एक वेबसाइट है combination.in। तो ऑफलाइन स्टोर में मैं जाके कॉम्बो बने बनाए होते हैं वो खरीद सकता हूँ, और मेक योर ओन कॉम्बो भी अवेलेबल है? 100%। अच्छा। और हमारा विजन है अगले 8 से 9 महीने के अंदर करीबन 100 स्टोर खड़े करने का, मेजरली अराउंड दिल्ली NCR एंड नॉर्थ ऑफ इंडिया। अभी एंड कितने स्टोर्स हैं, सॉरी? 23 स्टोर। 23 स्टोर्स हैं हाँ जी, हाँ जी। इन एनसीआर ओनली? 15 दिल्ली NCR में है और बाकी बाहर हैं, ओके, नॉर्थ ऑफ स्टेट्स में। ओके। और हमारा जो अब नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है वो अराउंड दिल्ली NCR है फॉर श्योर, बिकॉज क्या होता है कि हम हर पिन कोड में एक स्टोर खोलना चाहते हैं। जब आप हर पिन कोड में स्टोर खोलते हैं तो आप अपनी ऑनलाइन गेम को भी वहाँ से बहुत बड़ा कर सकते हैं, बिकॉज फिजिकल स्टोर आपकी टच एंड फील के लिए हो गए, आपकी एक शॉपिंग थेरेपी के लिए हो गए, और आपकी ऑनलाइन लेके जहाँ पर आपकी लॉजिस्टिक सबसे बड़ी कॉस्ट है आपकी, राइट। और क्विक सर्विस आपकी कॉस्ट है, वो नियरेस्ट पिन कोड से सर्व हो जाती है आपकी, स्टॉक आप वहाँ रख सकते हो। वहाँ रख सकते हैं। तो वो स्टोर फिजिकल वर्ल्ड के लिए भी हो गए और ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए भी हो गए। राइट। सो कस्टमर को ऑनलाइन शॉपिंग करनी है वो कर सकता है, ऑफलाइन करनी है तो वो कर सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल। एंड जैसे जैसे हम हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ती जाती है, हमारा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आना बहुत लाजमी है। जब वो होगा तो यही मॉडल हम नेशनली करेंगे, पहले 4 मेट्रोज में और उसके बाद में नेक्स्ट 4 बड़ी शहरों में और फिर हर शहर। बिकॉज धंधा वो है जो पैसे कमाए, धंधा वो नहीं है जो सिर्फ वैल्यूएशन कमाए। और अगर आपको हर टिकट प्राइस पे किसी को फीड करना है तो आप ऑनलाइन नहीं बेच सकते हर चीज़ को। राइट। तो ऑनलाइन को अगर आपने मार्केट को नहीं छोड़ना है तो आपकी डिलीवरी हैज़ टू बी न्यू होती। जैसे आज आपकी घड़ी डिटर्जेंट है जो, वो क्यों कामयाब है और उसने क्यों चैलेंज किया हिंदुस्तान लीवर के व्हील को भी, क्योंकि उसने हर 4 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के अंदर एक फैक्ट्री बना दी। अब 10 से 15 किलोमीटर के अंदर फैक्ट्री आपकी अगर बनती है तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो सबसे बड़ा कॉस्ट है एक सस्ते आइटम में, वो कवर हो जाता है आपका। अब आपका एक 50 रुपये का अगर आइटम है और उसमें आपकी 10 रुपये आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं करते। और ऑनलाइन आपकी मिनिमम लॉजिस्टिक कॉस्ट पर किलो 30 से लेके 60 रुपये है, रिटर्न को जोड़ेंगे तो 100 से लेके 150 रुपये है। तो एक लोअर प्राइस पॉइंट का प्रोडक्ट ऑनलाइन के लिए है ही नहीं। वो आप करेंगे सेल सिर्फ कस्टमर को रिझाने के लिए, बट नॉट एज अ बिजनेस मैन, नॉट एज अ बिजनेस सेंसिबल बिजनेस पर्सन। लोअर कॉस्ट के प्रोडक्ट नॉर्मली रिटेल में ही सबसे सारा फ्लो करते हैं। यस, और ऑनलाइन में क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेलिंग इज़ वेरी हाई, और ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट भी ऑनलाइन नहीं बिकते। नहीं ज़्यादा बिकने शुरू इसलिए क्योंकि आप बड़ा कंफर्ट आ गया लोगों को। तो लग्जरी फिर भी सेंसिबल है, बिकॉज आपने नाम सुना हुआ है और एक ट्रस्टेड सोर्स अगर सुना है तो, ट्रस्टेड सोर्स अगर आपका है तो आप बेच सकते हैं, और बिक भी रहा है। और लग्जरी की तरफ मूवमेंट है, क्योंकि जो बेचने वाला बंदा उसको भी मार्जिन तब मिलेगा जब उसका लग्जरी बेचेगा। क्या है, अब 10,000 रुपये पे 30% मार्जिन 3,000 रुपये है, और 100 रुपये पे 20% मार्जिन 20 रुपये है। मुझे 3,000 ज़्यादा पसंद है 20 रुपये से। तो हिंदुस्तान एक सुपर ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत फ्लरिशिंग इकोनॉमी है, और यहाँ पर अमीरों की तादाद बढ़ती जा रही है, विच इज़ अ ग्रेट साइन। बिकॉज अमीरी को आपको कभी भी दूसरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, बिकॉज एक अमीर कम से कम अगले 100 अमीर को एक प्लेटफॉर्म देता है। सो यू शुड ऑलवेज बी, इसीलिए आपने हाउस ऑफ ब्रांड्स बनाया है। 100%। सो यू हैव टू बी इंस्पायर्ड बाय द पर्सन हु इज स्ट्रॉन्गर देन यू एंड नॉट बी एनवियस, बिकॉज उसने वो की गया है, जो जर्नी आपकी जिस स्टेज पे हो वो उस जर्नी पे रहा है। कोई भी महल बिना ब्रिक लेइंग के नहीं बनता। So my advice to all the entrepreneurs is always have this feeling of inspiration and never get envious for anybody. Somebody who has reached to a higher echelon has slogged his ass out. There is not one person who's made, who's become successful and stayed successful without the grind. The grind is a necessary part of this brain. प्लेटफॉर्म काफ़ी बात हुई है हमारी इसके ऊपर, राइट? अब लास्ट मुझे आपसे समझना है, व्हाट इज़ हाउस ऑफ ब्रांड्स? सो बेसिकली क्या होता है सर कि एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन होती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से।
आज अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसे जादू से नहीं बन जाता, उसके पीछे बहुत सारी मसल पावर आती है और बहुत सारा लेगवर्क आता है। सो हाउस ऑफ ब्रांड बेसिकली स्टोरी क्या है कि हम 3 इम्पॉर्टेंट लीवर्स को साथ लेके आ रहे हैं, तीनों का लालच साथ लेके आ रहे हैं। दुनिया में सिर्फ 2 चीज़ बिकती हैं, फियर एंड ग्रीड। सो हम किसी को डराना नहीं चाहते, इसलिए हम ग्रीड लोगों में डाल रहे हैं। ग्रीड भी क्या है, एक कॉमन गोल है। ग्रीड का वर्ड लगता बहुत बुरा है, बट इज़ अ कॉमन गोल। ग्रीड ज़रूरी नहीं सिर्फ पैसे का हो, ग्रीड ग्रेटनेस का भी होता है, यू नो। सो उसमें हम क्या करते हैं, हम 3 बंदों को लेके आते हैं ऑन बोर्ड। एक हम है जो प्लेटफॉर्म है, एक टैलेंट है जिसकी वजह से वो आइडिया एग्जीक्यूशन में आएगा, और एक इन्वेस्टर है जिसने वो ईंधन देना शुरू का, वो शुरू का जो ईंधन होता है, जिसे बोलते हैं धक्का गाड़ी जिसे बोलते हैं, वो धक्का उसके इंजन के बिना नहीं चल सकता। और आज के डेट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो यू नीड टू यू नो हैव इनफ स्टैमिना टू लास्ट, वरना क्या है, जितनी भी आपने मेहनत करी वो ज़ीरो हो जाती है और पेशेंस लेवल लोगों का डाई डाउन होता जाता है। कि आप अगर फेल हुए टुडे, यू विल फेल ग्रैंड, यू विल नॉट फेल इन अ स्मॉल वे। सो क्या है कि जितना लोगों को ये बोला जा रहा है कि स्टार्टअप करिए, उतना हम लोगों के अंदर इम्पेशंस भी डाल रहे हैं, और उनके अंदर अगर ग्रीड है तो फियर भी बहुत बढ़ता जा रहा है कि अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा। तो हम उस अगर में बस हम ये डाल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आपको फेल होने की प्रोबेबिलिटी को हम, जहाँ 5% सक्सेस प्रोबेबिलिटी है, वहाँ 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम जोड़ देते हैं। सो उसमें हम क्या करते हैं कि जो टैलेंट है, जिसका आइडिया है, जिसकी उस कैटेगरी में, उस डोमेन में अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, उसके अंदर एक अनलिमिटेड एनर्जी है, और उसका कोर फोकस सिर्फ उस पर है, हम उनको अलाइन करते हैं एंड जस्ट टेल देम इन अ वेरी क्लियर वे, दिस इज़ योर फर्स्ट एंटरप्रेन्योर जर्नी विद अस। अगर आप कामयाब हो गए, जो आप हमारे सपोर्ट से होंगे ही होंगे इन 95% प्रोबेबिलिटी, आपको अपने अगले वेंचर के लिए मनी विल चेज यू डोंट हैव टू चेज मनी एवर, बिकॉज मनी लाइक अ गर्ल will never come to you if you're chasing it. It will only come to you when you are worthy of it. So don't chase money, chase greatness, chase business. So हम बेसिकली उनको हेल्प करते हैं बिजनेस में, बिजनेस की और सेल्स में जब हेल्प करते हैं, हम उनके हाथों में एसेट दे रहे हैं, और जब आप सिर्फ पैसा देते हो तो आप उनके हाथों में लाइबिलिटी दे रहे हो, जिनको उनको यूज़ करना आता है या नहीं आता आपको पता ही नहीं है। सो हम क्या करते हैं उसमें कि हम ग्राउंड जीरो, मतलब जीरो टर्नओवर से, आइडिएशन स्टेज से लेकर एक रिस्पेक्टेबल नंबर तक उस जर्नी को लेके जाते हैं। अब उस जर्नी तक ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको फोकस भी चाहिए, आपको डोमेन नॉलेज भी चाहिए, आपको कुछ एक्सक्लूसिव सीक्रेट सॉस भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, और आपको प्लेटफॉर्म भी चाहिए। क्या होता है, ये तीनों लोग कब मिलेंगे, इन्वेस्टर, प्लेटफॉर्म और आपका टैलेंट, जब बीच में हम होंगे। हम क्या हैं, प्लेटफॉर्म है, कि आप बहुत खूबसूरत हैं, इन्वेस्टर बहुत खूबसूरत है, बट दोनों एक दूसरे को मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो हम उसके मैच मेकर हैं। सो हमारी जो सोच है, रॉकेट इंटरनेट से बहुत इंस्पायर्ड है, कि हम क्योंकि ग्राउंड जीरो से आ रहे हैं, नॉट एट द लेवल वेयर यू हैव ऑलरेडी बिकम अ मैसिव ब्रांड, हम 26% तक देते हैं टैलेंट को, जो उस कंपनी को चलाएगा। उसको एक सैलरी भी मिलती है ताकि उसका घर चले, बिकॉज अगर घर नहीं चलेगा तो आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल ही नहीं सकती, आप उस स्ट्रेस में रहेंगे कि मेरे घर का कौन टेक करेगा। सो वी कीप दी टैलेंट ऑन बोर्ड एज द ड्राइवर हु इज़ द CEO एंड अ को फाउंडर इन द बिजनेस। चलाने का मेन उस गाड़ी का वो एक ड्राइवर है, जो अपनी खुद की टीम बनाता है, हमारे से ऑब्वियसली एडवाइजरी लेता है, और वो उसके डे टू डे ऑपरेशन और उसके अल्टीमेट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। बट वो हमारे सपोर्ट के बिना वहाँ पहुँच ही नहीं सकता, बिकॉज जो एक प्रोफेशनल आता है धंधे के अंदर, जैसे मेरे पिताजी जब आए तो उन्होंने 4 कंपनियों में फेलियर देखा, तब 5वीं में सक्सेस देखा। सो प्रोफेशनल इज अ मास्टर ऑफ वन सिंगल डोमेन, वेयर एज एंटरप्रेन्योर इज अ 360 डिग्री गाय। वो कौन है, जो हमारे स्काई साहब हैं, सूर्य कुमार यादव। जब तक आप सारी डायरेक्शन में ना शॉट मार पाएं आप कामयाब नहीं हो सकते। और वो नॉर्मली एक प्रोफेशनल के पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, तो वो एडवाइजरी, वो लर्निंग प्लेटफॉर्म, वो पैसे का फ्लो,
वो स्टेमिना टू लास्ट फॉर एटलीस्ट 3-4 ईयर्स, जब तक ब्रांड का एक मोमेंटम आता है, वो हम आपको देते हैं। तो 26% बेसिकली टैलेंट का होता है, 64 से लेकर 66% हम रखते हैं, और इन्वेस्टर का 8 से लेकर 10%, जो शुरू में एक HNI या एक एंजल का नेटवर्क होता है। एंड नॉर्मली इन्वेस्टर जो आज जब कह सुन रहे हैं फंडिंग विंटर, सो फंडिंग विंटर क्यों है? क्योंकि आइडिया बहुत बेचे गए, बट रियलिटी में कामयाबी बहुत कम को मिली। So you can fool one person all the time, you can fool many people one time, but you can't fool all the people all the time. So that's where reality check had to set in. And जब भी एक फंडिंग विंटर के बाद में जो स्प्रिंग आती है, उससे पहले जो बीच में होता है, जितने भी आपके बरसाती मेंढक होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और जो रियल प्लेयर्स होते हैं दे स्टे ऑन. सो वी बेसिकली इनिशियली एज अ प्लेटफॉर्म सर्च लाइक HR मैनेजर्स, स्काउट फॉर द वेरी बेस्ट टैलेंट इन द कंट्री, एंड देन वी वर्क एज द मनी मैनेजर्स होते हैं, कि जो पैसा लाना है और वो पैसा मैनेज करना है. तो इन्वेस्टर को वी गिव अ ब्लेंड ऑफ डेट एंड इक्विटी. डेट टू कीप देम अ रियलिटी income also. It is not a dream we are selling. We are not calling for venture capitalists who are willing to take ultimate risk, but they want crazy returns. But I am calling for those people who want very very good returns plus a bonus of the equity. So हम अपने डेट में एक अच्छा उनको रिटर्न देते हैं फ्रॉम द डेट एंगल, और इक्विटी में हम ये इंश्योर करते हैं कि उनका बोनस इतना अच्छा हो कि वो हमारे लिए हर वेंचर में हमारे साथ पार्टिसिपेट करें. और उस बोनस में सबसे बड़ा लालच हमारा है, क्योंकि 64 to 60% हमारे हैं. राइट. अगर ब्रांड नहीं चली, ना हमें सैलरी मिल रही है, ना हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि इक्विटी बिकेगी नहीं उसके बिना, और लाइबिलिटी और खड़ी हो जाती है. सो हम एक्स अमाउंट ऑफ मनी रेज करते हैं फ्रॉम द इन्वेस्टर HNIs, विच कुड बी वन गाय और सेट ऑफ 4-5 पीपल, एंड देन वी रेज अनदर वेरी लार्ज पोर्शन फ्रॉम द ट्रेड. वी आर मास्टर्स ऑफ ट्रेड. इस नेचर से में हमारे 2.5 लाख दुकानों में माल जाता था. 4500 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे नेशनली, जो किसी भी होम ग्रोन ब्रांड के नहीं होते. हमारे 50,000 ब्यूटी पार्लर्स माल जाता था, और 21 कंट्री में एक्सपोर्ट था. इन कलर एसेंस हमारा 1000 शॉप्स में शॉप इन शॉप है, और 25,000 काउंटर में हमारा रिटेलिंग है. अब हम पार्लर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं वापस से. इन कॉम्बिनेशन वी आर द रिटेलर्स आरसेल्स, जिसमें हमारा नेटवर्क 100 का टारगेट है अगले 8-9 महीने में, और 1000 का टारगेट है विद इंस्टीट्यूशनल फंडिंग इन 3 years. सो ये एक बहुत बड़ा मैसिव नेटवर्क है. उसके बाद में हमारा एक मोबाइल स्टोर नेटवर्क है, जिसको हम बोलते हैं लेट्स कियोस्क, कि ट्रेड फेयर्स और मॉल्स के अंदर जो आपके पॉपअप्स होते हैं, उनसे भी बहुत ही सेल भी होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका अच्छा खड़ा हो जाता है. फिर हमारा एक गिफ्टिंग नेटवर्क है फैबुलू, जो हायर एंड प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए होता है. फिर हमारा एक ओपन ट्रेड नेटवर्क है, जो हिंदुस्तान के सारे टॉप ट्रेडर्स के साथ में नेटवर्किंग हमारी होती है. सो हम वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पे बैठे हुए हैं, एंड यही हमारी मास्टरी है. तो हाउस ऑफ ब्रांड में क्या है? टैलेंट बढ़िया माल बनाता है, बढ़िया सर्विस बनाता है, हमारे प्लेटफॉर्म से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और हमारे प्लेटफॉर्म से वो पैसा जो आना है वो ईंधन मिल जाता है ब्रांड को. और उस पैसे की रेस पे अगर हम पहले साल से 1 टर्नओवर करते हैं, दूसरे साल 2 टर्नओवर करते हैं, और तीसरे साल जब तक मोमेंटम आ चुका होता है 4 टर्नओवर करते हैं, कंपनी उस इन्वेस्टर को कम से कम 5 गुना से लेकर 10 गुना का रिटर्न देके जाती है 3 साल के अंदर, जिसमें ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 to 2x कन्फर्म्ड होता है आपको डेट में, और बाकी बोनस है. बोनस जितना बड़ा आपका है प्रोराटा, उतना बड़ा बोनस हमारा है. सो वी ऑल 3 पीपल वर्क टुवर्ड्स मेकिंग इट अ मैसिव ब्रांड. एंड प्लस क्या है? द रिसोर्सेज आर शेयर्ड, एंड वी आर ऑल्सो गवर्न्ड बाय अ ब्यूटिफुल thought process, which we call, if you want to be a large consumer, be a large reseller in that category. What I mean by that is, जब आप एक माल खरीदते हैं, आप कितना भी अच्छा खरीद लें, वो आपकी बुक्स में कॉस्ट की तरह दिखेगा. जब आप रीसेल करते हैं तो आप मार्जिन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, बट आप किसी और पे डिपेंडेंट हैं. जब आप दोनों एक साथ करते हैं, जो मुश्किल काम है, तो रीसेलिंग से आपका मार्जिन आता है, और कंजम्पशन से आपकी कॉस्ट गिरती है, और आर्बिट्राज बढ़ता जाता है. जितना बड़ा आर्बिट्राज होगा, हर एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें हर एक रीसेल पे आपकी एक कंजम्पशन फ्री है. तो घर के बंदे, जैसे इंडिया और चाइना की इकोनॉमी है, आजा हमारी इकोनॉमी खुद की घर की ना हो, तो हम भी बाकी कंट्रीज की तरह डिजास्टर बन सकते हैं. बट क्योंकि हमारी घर की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर बाहर वाले ने हमें धंधा नहीं दिया, तो घर वाले ने हमें धंधा दिया, साथ में मार्जिन फालतू दिया और वैल्यूएशन भी दी. बट बाहर के बंदे से हमारे स्टोर्स में, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लोग आ रहे हैं, लोग माल खरीद रहे हैं,
और हम अपना माल साथ में उनके प्लग इन करके उसी नेटवर्क में डाल पा रहे हैं। सो ये इस ब्यूटी की है कि बी अ लार्ज रीसेलर फॉर द प्रोडक्ट यू वांट टू बी अ लार्ज कंज्यूमर। सो ये हमने अपने मीडिया बिजनेस और सेल्स बिजनेस में किया, जिसमें हम ब्रांड्स को मीडिया बेचते हैं और वही मीडिया फिर और ख़रीदते हैं खुद के ब्रांड्स के लिए, और हमारा हर बाहर की सेल पे अपना ब्रांड का एड्स बहुत सब्सिडाइज हो जाता है। So why do you think it's a $1 billion business? सो वाई इट इज़ अ $1 billion बिजनेस? इट इज़ अ प्लग एंड प्ले मॉडल। आपने एक टैलेंट लिया, टैलेंट अपनी टीम लाता है, आपने पैसा अलाइन किया, पैसे वाले को आपने रिटर्न प्लस बोनस दिया, तो वो आएगा ही आएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ता, लोग ढूंढते हुए आपको आते हैं। और आप प्लेटफॉर्म हो जो मल्टीफेयरस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से बैठा हुआ है, तो हर ब्रांड को हम 100 से लेकर 150 करोड़ के टर्नओवर पे 3 से 4 साल में पहुंचा देते हैं, जिसकी कीमत करीबन 300 से लेकर 500 करोड़ की होती है। मेरा विजन है 100 ब्रांड्स का हर साल में, जिसका एग्जिट हर 3 साल में होगा, तो 100 इंटू 300-400 करोड़ की वैल्यूशन, तो आपके 30 से लेकर 50,000 करोड़ की धंधा बनता है हर 3 साल में। और अगली बार उससे बड़ा धंधा बनता है, क्योंकि आपने एग्जिट दे दिया, तो वैल्यूएशन और पैसा मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। जैसे जो हमारे मेंसा साहब के मालिक साहब हैं, तो उनको क्यों पैसा मिला? क्योंकि उन्होंने 3 सक्सेसफुल एग्जिट्स दिए। Right. तो बिना रेवेन्यू के भी उनको पहला पैसा कितना मिला? $130 million ऑन अ $1.2 billion वैल्यूएशन। Yeah. क्यों? बिकॉज आपकी पेडिग्री आपने बना ली। तो हम पेडिग्री बना रहे हैं विद इन्वेस्टर मनी, विद सुपर टैलेंट एंड अ वेरी एफिशिएंट प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हैं सारी। मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके, और ऑब्वियसली हमने रिटेल के बारे में इतना कुछ सीखा, लग्जरी गिफ्टिंग के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। सो मच ऑफ इंसाइटफुल। थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर, बहुत you, मज़ा sir जी। आया। Thank you very आपको much। कुछ किसी एंटरप्रेन्योर या ऐसे स्टूडेंट्स जो इसको देख रहे हैं, आपको उनके लिए कुछ कहना है तो? सो मेरा जो कहना है मैं तो कह ही चुका हूँ कि इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। चेहरा आपका स्माइलिंग होगा, बट पीछे आपके 100 चाकू लगे होंगे। तो अगर आपको कॉकरोच माइंडसेट है और आपको दर्द झेलने की क्षमता है, बी एन एंटरप्रेन्योर। और इस जर्नी में बोथ टू द इन्वेस्टर एंड टू द द टैलेंट्स हु आर वांटिंग टू have a little less risk in their first journey, we are open for business. We love to welcome you, guide you, give you a network, give you a sales platform, and you can thrive, and with your effort and your dreams हमारी भी किस्मतें बन जाएंगी। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Thank you, sir. Thank you very much.